अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द क्लास। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा। अच्छा जी। थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस भी रिवाइज कर देता हूँ। लास्ट क्लास में एक्चुअली हमने जो मेन चीज़ कवर की थी, ऐसा कोई प्रैक्टिकल इतना, मैं आप कह सकते इतना प्रैक्टिकल नहीं है जितनी बाकी चीजें होती हैं। लेकिन स्टिल एक चीज है जो कि आई थिंक एक बेस है हमारे टैक्सेशन की। तो दैट्स व्हाई जरूरी था उसको भी डिस्कस करना। तो थोड़ा सा इस चीज को दोबारा एक नजर देख लेते हैं, तब तक ये बाकी भी ज्वाइन कर लेंगे, देन इंशाल्लाह अपना प्रॉपर टॉपिक आगे स्टार्ट करेंगे हम। कल हम ये देख रहे थे कि यूके में कौन कौन सा बंदा टैक्सेस के लिए एलिजिबल होगा और किस किस बंदे को यूके में टैक्स पे करना होगा इन अ टैक्स ईयर। अच्छा, बाय द वे, यूके में मेन सिनेरियो ये होता है कि आप का रेजिडेंसी स्टेटस एयर वाइज चेक किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप 10 साल यूके में रहे, उसके बाद आप चले गए दोबारा यूके आए ही नहीं, और यूके में आपकी कोई ऐसी कंडीशन भी नहीं है जो हमने लास्ट क्लास में कवर की, तो फिर आपको यूके में टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो लिहाजा मेजॉरिटी केसेस में तो ऐसा ही होता है कि लोग यूके में ही होते हैं या यूके के साथ एफिलिएशन होती है लाजमी। मतलब या फैमिली मेंबर्स होते हैं, घर होता है या बिजनेस होता है, जॉब होती है, वट जो भी होता है, या खुद ही यूके में रह रहे हो, तो मतलब मेजॉरिटी केसेस में आपको यही सिनेरियो देखने को मिलता है कि एक बार अगर आप टैक्स के लिए एलिजिबल हो जाए तो नॉर्मली आप टैक्स में फॉल कर ही रहे होते हैं। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आप कह सकते हैं कि जो मेन क्राइटेरिया है यूके में टैक्सेस के लिए एलिजिबल होने के लिए, उसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या थे हमने कल उसको बड़े डिटेल में डिस्कस किया। आज मैं जस्ट आप लोग को एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, किसको अगर फिर कोई कंफ्यूजन, इट्स डजेंट मैटर, आप पूछ सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यार अब जो बंदा वहाँ पैदा हुआ है, वहाँ रह रहे हैं, वही काम करो, उसका तो मसला नहीं है। मसला ये होता है कि अगर कोई बाहर से बंदा आया हो यूके में, मेन मसला उसके लिए होता है कि क्या वो यूके में टैक्सेस के लिए एलिजिबल है या नहीं। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई कौन से बंदे हैं या ऐसा कौन सा पर्सन होगा जो यूके में टैक्स के लिए एलिजिबल नहीं है, या उसको यूके में टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, सेकेंडली, अगर आप यूके में टैक्स के लिए एलिजिबल हैं, तो फिर सिर्फ ये नहीं कि आपको यूके की इनकम पे टैक्स देना है, आपकी वर्ल्ड वाइड जितने भी इनकम होगी वो तमाम टैक्सेबल होगी यूके में। अच्छा, कुछ टेस्ट थे जिसके बारे में हमने कल जिक्र किया था कि किस बेसिस पे हम पता लगे कि एक बंदा यूके का रेजिडेंट है या नहीं। रेजिडेंट का वर्ड हम इसलिए यूज करें, अगर एक बंदा रेजिडेंट है तो इट मींस कि वो बंदा यूके में टैक्सेस के लिए एलिजिबल है, और उस पर कंपलसरी है कि वो यूके में अपनी टैक्स रिटर्न भी जमा कराएगा और अपनी तमाम सोर्स ऑफ इनकम्स पे टैक्स भी पे करेगा यूके में। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन सा बंदा रेजिडेंट नहीं है, तो ये अगर आप यूके में किसी एक टैक्स ईयर में, जो कि हमारे सिनेरियो में था, टैक्स ईयर हमारा 6 अप्रैल 2022 से 5 अप्रैल 2023 है। यूके टैक्स ईयर हमेशा ऐसे ही चलेगा। अभी जैसे 6 अप्रैल 2022 से 5 अप्रैल 2023 है, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 6 अप्रैल 2023 से 5 अप्रैल 2024 तक, एंड सो चलता रहेगा ऐसे। अच्छा, अगर आपने यूके में मैक्सिमम 15 दिन स्पेंड किए हैं इस टैक्स ईयर में, तो आप यूके के नॉन रेजिडेंट कहलाए जाएंगे और आपको यूके में टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे। अच्छा, अगर आपने यूके में मोर देन 15 डेज गुजारे हैं बट लेस देन 45 डेज गुजारे हैं, ठीक है, और आप पिछले 3 सालों में भी कभी यूके नहीं आए, फिर भी आप यूके के नॉन रेजिडेंट कहलाए जाएंगे। समहाउ आपने यूके में 45 दिन से ज्यादा दिन गुजार ली। अक्सर होता है विजिट वीजा पे लोग चले जाते हैं, 3 महीने का होता है या कुछ ना। इस सिचुएशन में अगर आप गए हैं, आपने मोर देन 45 डेज गुजारे हैं बट लेस देन 90 डेज गुजारे हैं, बट आपकी फुल टाइम जॉब जो है ना वो यूके में नहीं है, वो किसी और कंट्री में है, ओवरसीज है यूके से, तो देन आप फिर भी यूके नॉन रेजिडेंट कहलाए जाएंगे। अच्छा, ये तो हमने एक एक्सट्रीम साइड देख ली कि नॉन रेजिडेंट कौन होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप इनमें से कोई भी फॉलो कर रहे हैं तो आप यूके नॉन रेजिडेंट है और आपको यूके में टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे। हम सेकंड एक्सट्रीम साइड पे जाते हैं कि कौन सा बंदा यूके में रेजिडेंट कहलाया जाएगा। अगर एक बंदा यूके में 183 डेज और उससे ज्यादा अगर गुजारे,
तो वो ऑटोमेटिकली यूके का रेजिडेंट कहलाया जाएगा, विच मीन्स कि वो बंदा यूके में उसी टैक्स ईयर के लिए टैक्सेस के लिए एलिजिबल है और उसको यूके में टैक्स रिटर्न जमा करानी होगी और उस पर टैक्सेस पे करने होंगे। अच्छा, अगर एक बंदा बेशक यूके में नहीं है, लेकिन इस पूरी दुनिया में, इस पूरी कायनात में उसका एक ही घर है जो उसके नाम पे है और वो यूके में रिजाइड है, तो वो बंदा यूके का रेजिडेंट कहलाया जाएगा एंड ही विल बी सब्जेक्ट टू सबमिट हिज टैक्स रिटर्न। और थर्ड, अगर एक बंदा ऑन एंड ऑफ कभी यूके में, कभी दूसरे कंट्री, कभी तीसरे कंट्री, सर अगर वो फुल टाइम सर्कुलेशन में है, लेकिन अगर उसकी मेन सोर्स ऑफ इनकम या फुल टाइम जॉब जो है, चाहे वो बिजनेस हो या एम्प्लॉयमेंट हो, वो अगर यूके में है, तो वो बंदा यूके का रेजिडेंट कहलाया जाएगा और उसे यूके में टैक्सेस देने पड़ेंगे। अच्छा, अब ये तो हमने थोड़ा सा देख लेते हैं, दोनों एक्सट्रीम साइड्स देख लेते हैं। अब थोड़ा सा इसके बीच में भी सिनेरियोज हमारे पास बनते हैं। बीच में सिनेरियोज क्या बनते हैं? अगर हमने 90 दिन से ज्यादा गुजारे हैं, लेस देन 183 डेज गुजारे, तो फिर ये जो बीच का सर्कल है इसमें क्या सिनेरियोज है हमारे पास? अच्छा, उसके लिए हमने कल कुछ क्वेश्चंस लिखे थे, अगर आपको याद हो के। उसके लिए पहले आपने ये 5 पॉइंट्स अपने पास लिखने हैं और देखने क्या ये इसमें कोई आप पे इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं। जी फरोख साहब, पूछें आप क्वेश्चन। सर, ये जो आपने घर की बात की थी कि उनका जो घर है वो यूके में अगर है, उसकी भी कोई ड्यूरेशन है कि वो टैक्स ईयर के अंदर इतने पीरियड के लिए घर हो, या उसने 1 महीने के लिए खरीदा हो और उसे बेच के चला गया हो, या बेच दिया और फिर रेंटेड हाउस में चला गया हो? इस तरह के सिनेरियो के अंदर क्या ये क्वालिफाई करेगा टैक्स एज ए ऑटोमेटिक रेजिडेंट? सर, इस बात का मतलब है कि 5 अप्रैल 2023 पे फरोख साहब के नाम पे एक ही घर है और वो यूके में पड़ा हुआ है, तो आप यूके के रेजिडेंट। ठीक सर। बेशक आपने उसी दिन ही क्यों ना लिया हो अगर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, क्योंकि टैक्स ईयर एंड हुआ, टैक्स ईयर एंड पे देखा जाएगा कि क्या आपके नाम पे घर है या नहीं, क्योंकि। और अगर सर, जी। माजरत, अगर इस ड्यूरेशन में उसने खरीदा और बेच दिया, और 5 अप्रैल 2023 को उसके पास घर नहीं है यूके में, और उसके अगेंस्ट में उसने अमाउंट जो है वो अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर लिया है, हम्म। तो उस सिचुएशन के अंदर भी उस पर ये एलिजिबिलिटी बनती है टैक्स की? देखें, ये दो मेन एक्सट्रीम पॉइंट्स इसलिए हैं कि अगर आप इनमें फॉल कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको समझ नहीं आ रही है कि आप इन दोनों में से किसी में फॉल कर रहे हैं या आपको कंफ्यूजन है, दैट्स वाई आपके पास ये थर्ड टेस्ट अवेलेबल है। इसमें आपके ईच एंड एवरी सिनेरियो कवर हो जाता है। ठीक है, सिनेरियो क्या है आपके पास 5 क्वेश्चंस है, उनके आंसर करने हैं कि क्या आपकी क्लोज फैमिली आपके यूके में रिजाइड करती है, यूके में रहती है, मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चे। ठीक है, इससे ज्यादा जो है ना कंसिडर नहीं किया जाते क्लोज फैमिली में। ठीक है, माइनर चाइल्ड से मतलब है जो टीन एज से कम है, जो एडल्ट नहीं है, वो आपकी क्लोज फैमिली में कंसिडर किए जाते हैं। इवन एडल्ट भी आपकी क्लोज फैमिली में नहीं कंसिडर किए जाते। सेम वही घर की बात, अगर आपका यूके में घर है और आप उस घर में यूके में कुछ अरसा बेशक रहे भी हो, इट स्पेसिफाई नहीं है कितने दिन, लेकिन रहने से मुराद है 1 दिन हो या 365 दिन हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, आपका मेजोरिटी वर्क जो है ना वो यूके में रहा हो, मतलब मेजोरिटी से मुराद है कि एटलीस्ट आपने 40 डेज वर्क यूके में किया हो, चाहे वो जॉब है, बिजनेस, वॉट एवर जो भी। अच्छा, थर्ड फोर्थ सिनेरियो क्या है कि आप यूके में पिछले 2 साल में एटलीस्ट 90 डेज से ज्यादा यूके में अगर रहे हों। आप पे अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो आप यस लिख लेंगे, अगर नहीं होती है तो आप नो लिख लेंगे। ठीक है, लास्ट 2 इयर्स में स्पेंडिंग मोर टाइम इन यूके रादर देन एनी अदर कंट्री। आपका अगर आप बड़े हार्डकोर ट्रैवलर किस्म के हैं, आप कभी एक कंट्री कभी दूसरे कंट्री में, तो आपने देखना है कि भाई इस टैक्स ईयर में 5 अप्रैल 2022, 6 अप्रैल 2022 से 5 अप्रैल 2023 तक मेजॉरिटी नंबर ऑफ डेज आप किस कंट्री में रहे हैं। तो वो अगर यूके है तो आपने उसको भी यस कर देना। इफ यू हैव आंसर्ड ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन, देन आपने देखना है क्या आप कितने दिन रहे हैं। ठीक है, अगर आप मैक्सिमम अप टू 15 डेज रहे हैं
तो फिर तो भाई आप ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट, आपको ये भी चेक करने की जरूरत नहीं है कि भाई आप पिछले 3 सालों में किसी एक साल में यूके रेजिडेंट थे या नहीं थे, बिकॉज अप टू 15 डेज डायरेक्टली आपको नॉन रेजिडेंट वाले, जो एक्सट्रीम वाला हमने पढ़ा था, उसी में ही आउट कर देते कि आप रेजिडेंट नहीं हो। अच्छा, अगर आप कहते हो मोर देन 15 डेज रहे हैं लेकिन लेस देन 45 डेज रहे हैं, तो फिर आपने ये देखना कि आप पिछले 3 सालों में किसी भी साल यूके में रेजिडेंट रहे हैं या नहीं। अगर तो नहीं रहे, फिर आप नॉन रेजिडेंट हैं। अगर किसी एक साल में भी आप यूके के रेजिडेंट रहे हैं, फिर आप यूके के रेजिडेंट कहलाए जाओगे। फिर आपको, सॉरी, इन पांच में से एटलीस्ट चार, आपके अगर आंसर्स यस हो, क्वालिफाई कर रहे हैं, देन आप यूके के रेजिडेंट कहलाए जाएंगे। अच्छा, अगर आप 45 डेज से ज्यादा रहे हैं लेकिन लेस देन 3 मंथ्स, मतलब 90 डेज से कम रहे हैं, और आप पिछले 3 सालों में यूके के रेजिडेंट भी नहीं हैं, और आप इन पांच में से कोई से भी चार क्वेश्चंस क्वालिफाई कर जाते हैं, देन आप यूके के रेजिडेंट कहलाए जाएंगे। और इसके वाइस वर्सा, अगर आप पिछले 3 सालों में किसी भी टैक्स ईयर में यूके के रेजिडेंट रहे हैं, फिर आपको इन पांच में से एटलीस्ट तीन क्वेश्चंस को क्वालिफाई करना होगा फॉर रेजिडेंसी, कि आप यूके में टैक्सेस के लिए एलिजिबल होंगे। आप अगर 3 मंथ से 4 मंथ्स के बीच में रहे हैं, ठीक है, मतलब 91 डेज से 120 डेज तक अगर रहे हैं, और आप पिछले 3 सालों में भी यूके रेजिडेंट नहीं थे, तो आपको सिंपली इन पांच में से कोई से भी तीन क्वेश्चंस अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आप यूके के रेजिडेंट कहलाए जाएंगे। और अगर आप पिछले 3 सालों में से किसी भी एक टैक्स ईयर में यूके के रेजिडेंट रहे हैं, तो फिर आपको इन पांच में से एटलीस्ट दो क्वेश्चंस को क्वालिफाई करना होगा। और अगर आप 4 महीने से ज्यादा लेकिन लेस देन 6 मंथ्स रहे, मतलब 121 दिन से अप टू 182 डेज तक अगर आप रहे हैं, और आप पिछले 3 सालों में किसी भी टैक्स ईयर में यूके रेजिडेंट नहीं थे, तो प्यारे भाई बहनों, आपको पांच में से किसी भी दो क्वेश्चन क्वालिफाई करने होंगे। और अगर आप पिछले तीन में से किसी भी साल में यूके के रेजिडेंट रहे हैं, तो फिर आपको कोई सा भी एक क्वालिफाई करना है, किसी एक में भी यस होगा तो आप यूके रेजिडेंट कहलाए जाओगे। अच्छा जी, ये हमारा पिछला टॉपिक था। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, यू कैन रेज योर हैंड, नहीं तो फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एनीवन? अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा आते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ इनकम कौन कौन सी होती है। जी उसामा साहब। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, इसमें इसी एक चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, ये कि ना मिसाल के तौर पे कोई बंदा नॉन रेजिडेंट हो जाता है किसी भी ईयर में, कोई टैक्स पेयर, और तो उस साल तो रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़ेगी ना उसको। तो अब जाहिर सी बात है, ये इनको HMRC को तो पता नहीं होगा, वो हमें नोटिस हम्म शुरू कर देगा। तो हम हम्म। पे नोटिस में ये बताएंगे भाई ये कि ये मसला है, इस फिर वजह अपने से हम काउंटर में अपील करनी होती है ना। सॉरी। काउंटर में अपने अपील करनी होती है, एक इनके फॉर्म मिलता है, वो आपने फिल करके एचएमआरसी को भेजना होता है फिर। चलो, उसमें उससे नहीं करना होता है, आपने पहले से करना के जी। रखा होता है। चले चले, ठीक, आप ओके। अगर प्रोएक्टिव है, पहले से कर दे, तो वो आपको नोटिस ही नहीं भेजेंगे। लेकिन नोटिस जो होता है ना, वो जैसे ही टैक्स ईयर खत्म हो जाता है ना, वो मेरे ख्याल में विद इन मंथ्स जो है ना, हर बंदे को नोटिस चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इतना कोई प्रोएक्टिव शायद ही कोई होता होगा कि यार जैसे ही टैक्स ईयर खत्म हो और डायरेक्ट जनाब उसे पता है कि यार मैं नहीं हूँ, तो वो आपको भेज दें। सही ठीक है। सही। चलें, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, हमारे पास दो टाइप की इनकम्स होती हैं प्यारे भाई। एक होती है हमारे पास एग्जाम्प्ट इनकम, एक हमारे पास होती है टैक्सेबल इनकम। अच्छा, अब एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल इनकम में हम थोड़ा सा देखें कौन कौन सी चीजें हमारे पास कवर हो रही हैं। अच्छा, बल्कि इधर से ही मैं आपको करा देता हूँ, आपके लिए इजी हो जाए। अच्छा, एग्जाम्प्ट इनकम में आपके पास आती है इंटरेस्ट फ्रॉम नेशनल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। ये ऐसे होते हैं जिस तरह पाकिस्तान में प्राइज बॉन्ड वगैरह हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो प्राइज बॉन्ड पे इंटरेस्ट वगैरह नहीं होता है। लेकिन यूके में होते हैं इस तरह के डिफरेंट किस्म के बॉन्ड्स वगैरह, इस तरह की चीजें आपको मिलती है बैंक्स वगैरह से, गवर्नमेंट की होती हैं। तो अगर आपने उस तरह की कोई बॉन्ड्स वगैरह या कोई सिक्योरिटीज वगैरह पर ली हुई हैं, और उस पर आपको एनुअल इंटरेस्ट इनकम आ रही है,
तो वो आपके लिए एग्जाम्प्ट होती है। अच्छा, इनकम रिसीव फ्रॉम ISA, इंडिविजुअल इन सेविंग अकाउंट होता है। ये एक माइनर गवर्नमेंट का अपना इनिशिएटिव होता है। हर बैंक में आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हो ISA। उसमें आपको एक मिनिमम तो नहीं होता, जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट होता है वो आपको मिलता है। ठीक है, अगर उससे आपको कोई इनकम आ रही है, चाहे वो अ, उसको आप अगर बेच के आप प्रॉफिट कमा रहे हो, तो वो भी एग्जाम्प्ट होती है, उसमें भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। और अगर उससे आपको कोई इंटरेस्ट आ रहा है तो वो भी एग्जाम्प्ट होता है। गेमिंग, विनिंग, बेटिंग, लॉटरी, प्रीमियम बॉन्ड वगैरह, अगर कोई कसिनो वगैरह का सीन है, वहां से आप कोई पैसे जीते हैं, लॉटरी में जीते हैं, या कोई आप गेम विनिंग, चाहे वो फिजिकल स्पोर्ट है, ऑनलाइन स्पोर्ट है, वट जो भी हो, उससे अगर आपको कोई प्राइज मनी मिली है तो वो भी आपके लिए एग्जाम्प्ट होती है, और उस पे भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। अच्छा, स्टेट बेनिफिट्स ये भी आपके लिए एग्जाम्प्ट होते हैं। अल्लाह ना करे कोई किसी बंदे को अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई डिसेबिलिटी हो जाए, कोई इलनेस हो जाए, और गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई उससे कुछ फंडिंग हो रही है, मंथली हो रही है या वन ऑफ हो रही है, तो वो भी आप स्पेशली आपकी अगर हेल्थ की वजह से आपको मिल रही है, फिजिकल हेल्थ की वजह से मिल रही है, तो वो आपके लिए एग्जाम्प्ट होती है और वो टैक्सेबल नहीं होती है। अच्छा, ये थोड़ा सा अजीब सा है, अजीब तो खैर नहीं कह सकते। अगर मैं फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, और मुझे मेरी एम्प्लॉयमेंट की वजह से स्कॉलरशिप मिल रही है किसी यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, मास्टर्स के लिए, तो अगर मुझे मिल रही है देन वो एग्जाम्प्ट है। अगर तो मेरे फैमिली मेंबर्स में से किसी को मिल रही है, मतलब या मेरी बीवी को या मेरे बच्चों में से किसी को मिल रही है मेरी एम्प्लॉयमेंट की वजह से, तो वो टैक्सेबल होगी। ठीक है, अगर मेरी एम्प्लॉयमेंट की वजह से मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है तब वो एग्जाम्प्ट होगी, और अगर मेरे किसी फैमिली मेंबर को मिलेगी मेरी वजह से, मेरी एम्प्लॉयमेंट की वजह से, तब वो टैक्सेबल होगी। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन रीपेमेंट ऑफ टैक्स, ओके, ये होता है अगर नॉर्मली, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर आप के टैक्सेस ड्यू पड़े हुए हैं HMRC के पास, ठीक है, और आपने वो अभी तक पे नहीं किया, टाइमली पे नहीं किया, तो उस पे पेनल्टी भी चार्ज होती है। देन फिर पेनल्टी के साथ साथ उस पे इंटरेस्ट भी चार्ज होना शुरू हो जाता है, तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इंटरेस्ट और टैक्स पे इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, पेनल्टी भी देनी पड़ती है, और टैक्स तो ज़ाहिर बात है आपको देना पड़ता ही है। लेकिन अगर इसका वाइस वर्सा हो कि आपने ओवर पेमेंट ऑफ टैक्स की है और वो गवर्नमेंट के पास पड़ी है और वो आपने विड्रॉ नहीं की है, तो उस पे उल्टा HMRC आपको इंटरेस्ट चार्ज करती है। चार्ज इन द सेंस कि उस पे खुद को एक किस्म का इंटरेस्ट चार्ज करती है, और वो आपको एज़ अ इनकम फिर मिलती है। ठीक है? फॉर एग्जांपल आपके 1000 पाउंड अगर गवर्नमेंट के पास पड़े हुए हैं, उस पे वो जनाब डेली या वीकली या मंथली इंटरेस्ट अगर अप्लाई कर रही है, तो आपकी अमाउंट मैक्सिमम 2-3 महीने बाद अगर हो जाती है 1000 से 1020, 1030 पाउंड हो जाती है। ठीक है, जो 20-30 पाउंड जो आपको एक्स्ट्रा इनकम एक किस्म की बन रही इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम HMRC, तो वो आपके लिए एग्जाम्प्ट होती है, और उस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। अच्छा, ये तो हमारे पास एग्जाम्प्ट आ गई थी। टैक्सेबल मेन आपके पास वही जो हमने उस दिन भी देखी थी। ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं। एक बार दोबारा मैं लिख देता हूँ, बल्कि मेरे ख्याल में मेरे पास यहाँ लिखी हुई भी थी, यस। ये हमारे पास सारी हमारी टैक्सेबल इनकम्स हो गई थी। ठीक हो गया जी। जी मोहम्मद साहब। सर एक तो ये पूछना था कि ये जो नोट्स बना रहे हैं ये आप हमें शेयर करेंगे या नहीं। दूसरा सेकंडली जो मेरा क्वेश्चन था वो ये है कि जो कार्बन क्रेडिट मिलते हैं, कुछ कंपनी ऐसी हैं जैसे रिसाइकलिंग करती हैं, तो उनको PRN नोट मिलते हैं या कार्बन क्रेडिट मिलते हैं, क्या वो एग्जाम इनकम है या टैक्सेबल इनकम है? कार्बन क्रेडिट मतलब जो प्लास्टिक की कंपनीज है मैं वो। आपकी बात समझ गया हूँ, तो जी जी। उनको मतलब आप कंपनीज की बात कर रहे हैं ना? जी जी जी। अच्छा, कंपनीज को वो किस टर्म में मिलती है, उनको क्या रिलैक्सेशन मिलती है उससे? रिलैक्सेशन ये है कि फॉर एग्जांपल वो कार्बन क्रेडिट अप्लाई करते हैं कि जी आप इन्वायरमेंट को कम पोल्यूट करते हैं या वो प्लास्टिक को रिसाइकल करते हैं, तो उस पे जो है इंटरनेशनल इंडस्ट्री, इंटरनेशनल कोई इस इदारा है मेरे से कार्बन क्रेडिट का, वो उनको
वो कार्बन क्रेडिट बेचते हैं, जब उनको मिलते हैं कार्बन क्रेडिट कि जी आपने हम्म एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं किया, सेव किए, हम्म तो उस पे क्रेडिट मिलते हैं कार्बन क्रेडिट, फिर वो उस कार्बन क्रेडिट को इंटरनेशनल मार्केट में सेल आउट करते हैं। तो क्या ये इनकम एग्जेंट इनकम है या टैक्सेबल इनकम? देखिए प्यारे भाई, जहाँ तक आपने पहली क्वेश्चन की बात की है, नोट्स की, जो मैं एक्सेल बना रहा हूँ, इतने सुस्त मैं आपको नहीं होने दूंगा। ये आपके नोट करने के लिए आप लोग खुद ही करें, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके पास नोट्स में अवेलेबल है। हाँ, यहाँ पे मैं जो एग्जांपल्स वगैरह करूंगा वो भी मैं आपको खुद ही प्रोवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि आपके पास पढ़े, एटलीस्ट थोड़ी बहुत एफर्ट आप भी करें। वरना मेरा कुछ नहीं जाएगा, एक्सेल शीट है, सेव करके आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। लेकिन थोड़ा सा वो बहुत आप लोग हाथ पैर मारेंगे, वरना अभी आप कहेंगे हाँ समझ आ गई, कल परसों भूला होगा, फायदा नहीं है फिर उस चीज़ का, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको खुद ही भी एफर्ट करनी पड़ेगी। नोट्स आपके पास होंगे, सारा कुछ अवेलेबल होगा, लेकिन यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वो आप अपने साथ अगर नोट कर सकते हो, वेल एंड गुड। नहीं करते, आपके पास रिकॉर्डिंग्स में पड़े ही होंगे। वो मैं जानबूझ के नहीं देता, I'm really sorry। बिकॉज अगर मैं एफर्ट कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा बहुत आप लोग इससे एक्सपेक्ट करता हूँ। अच्छा, रही बात जहाँ तक कार्बन क्रेडिट्स की बात है, वो फॉर द टाइमिंग हमारे इस टॉपिक से इररिलेवेंट है। लेकिन जहाँ तक आप बात करें कार्बन क्रेडिट्स की, तो अगर तो वो कंपनीज को मिलते हैं, ठीक हो गया। और वो एक किस्म का एसेट ही आपका हो गया ना, ठीक है। और उसको आप फ्यूचर में कहीं बेच देते हैं, ठीक है। कंपनी की मैं बात करूँ, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा। इंडिविजुअल इम्पॉसिबल है कि वो यार कोई इस तरह की कोई कर रिसाइकलिंग बिजनेस वगैरह चल रहा हो, क्योंकि वो नॉर्मली कंपनीज ही होती हैं। तो अगर उसको वो कहीं बेचते हैं तो ऑब्वियसली वो, चूंकि वो क्रेडिट मिला आपको है, और वो आप अगर आगे किसी को बेचते हैं तो वो आपके एक एसेट है, और आप उसको अगर बेच रहे हैं तो उस पर आपको कैपिटल गेन हो सकता है, और वो आपके लिए चार्जेबल भी होगा। लेकिन उसमें एक आध एग्जाम्पशन मेरे मुताबिक, मेरे टैक्स प्लान के मुताबिक शायद उस पर वो अप्लाई हो, जिससे हम बिजनेस एसेट रिलीफ बोलते हैं, ठीक है। उसकी कुछ कंडीशंस होती है, वो हम जो कैपिटल गेन्स में आएंगे। उसका ये होता है यार, अगर आपके पास वो एसेट जो है ना कि 1 साल आपके पास फुल जो है ना आपके बिजनेस में रहा हो, और वो उसको आप अगर फिर बेचते हैं और उस पे जो गेन होता है, उस पे आपको 10% सीजीटी अप्लाई होता है, ठीक है। उसकी कुछ कंडीशंस वगैरह होती हैं, ठीक है। तो लेकिन इन शॉर्ट मेरे ख्याल में वो उस पे अप्लाई हो सकता है कि उस पे बिजनेस प्रॉपर्टी रिलीफ जो होता है ना, वो आपको मिल सकता है। लेकिन अब उसमें क्या होता है कि नॉर्मली 18-28% पे भी टैक्स चला जाता है, या 10-20% पे भी सीजीटी चला जाता है, कैपिटल गेन टैक्स। लेकिन उस सूरत हाल में आपके जितने भी गेन होगा, आप पे 10% ही अप्लाई हो, ठीक है जी। अच्छा जी। अब प्यारे भाई, हम थोड़ा सा आपको कुछ बताते हैं। इसको मैं साइड पे कर लेते हैं। हम कह रहा, मैं आपको थोड़े से टैक्स बैंड्स बता देता हूँ। टैक्स बैंड है हमारे पास क्या? अगर हम करते हैं 1 पाउंड टू, आपकी अगर इनकम है 37,700, फिर उसके बाद आती है 37,
ठीक है जी। ये हमारे पास टैक्स बैंड्स हमारे। अच्छा, इस पे टैक्स रेट क्या अप्लाई होता है? इस पे टैक्स रेट्स प्यारे भाई आप पे अप्लाई होते हैं 20%, 40%, 45%। अच्छा, यहाँ से मुराद हमारी ये है कि अगर मैं मोहम्मद वकास मेरे पूरे टैक्स ईयर में मतलब 6 अप्रैल 2022 से लेकर 5 अप्रैल 2023 तक मेरी जितनी भी टैक्सेबल इनकम्स होंगी, ये वाली इन तमाम टैक्सेबल इनकम्स को अगर मैं कंबाइन करूं, फॉर एग्जांपल 1000, 2000, 15000, 20, 22 हजार, इन सबको मैं क्लब करके अगर वो इनकम 1 पाउंड से लेकर 37,700, 37,700 तक है, तो उस पे मुझे टैक्स लगेगा 20%। और अगर मेरी इनकम 37,700 से एक्सीड करती है, तो 37,700 से अबव जो अमाउंट होगी, अप टू 1,50,000 तक की अमाउंट, उस पे टैक्स अप्लाई होगा 40%। और अगर मेरी टैक्सेबल इनकम 1.5 लाख से भी ज्यादा है पूरे टैक्स ईयर में, तो 1.5 लाख से अबव वाली अमाउंट जो होगी वो टैक्सेबल होगी 45%। ठीक हो गया? अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ फिगर्स लिख रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आप लोग को वो समझ आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मतलब अगर मैं कहूँ 37,700, ठीक है, ये अमाउंट, और यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 1,50,000 माइनस 37,700, और अगर मैं करता हूँ अबव 1.5 लाख से अबव जितनी भी अमाउंट होगी, और मेरी 40% पे होगी। अच्छा, फिलहाल ये टैक्सेबल अमाउंट इसको मैं हाइड कर रहा हूँ, इसको मैं बाद में डिस्कस कर। यहाँ तक किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई चीज़ कंफ्यूजन है, तो प्लीज़ आप अभी पूछ सकते हैं मुझसे। एनीवन? जी फरूख साहब। अच्छा सर, ये जो टैक्स अप्लाई हो रहा है ये तो हमारे इनकम टैक्स की लाइबिलिटी के जो है कैलकुलेट हम कर रहे हैं इन रेट से। लेकिन इस पे जैसे एम्प्लॉयमेंट इनकम है और माइट बी के कोई और ऐसी इनकम है जिसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स विद होल्ड हुआ हुआ है, तो आते उसका भी हैं उसके स्टेप बाय बावजूद भी इसका ट्रीटमेंट स्टेप यही आते हैं, होगा। स्टेप बाय स्टेप, अच्छा, स्टेप बाय स्टेप। ठीक सर। यहाँ पर तक इन टैक्स रेट्स पे किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई कंफ्यूजन कि भाई बेसिक रेट टैक्स बैंड क्या चीज़ है, हायर क्या है, एडिशनल क्या है, कोई कंफ्यूजन किसी को, प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा एक छोटी सी एग्जांपल बना लेते हैं। अ, अ, फैसल सर, साहब, एक सवाल माजरत। सर ये तरीका, जी पूछे। अच्छा, इसमें सर अभी जो आपने कैलकुलेट किया ना 37,000, और उसके बाद आपने जो हायर बैंड लिया था उसमें आपने डिफरेंशियल अमाउंट लिया था। मैंने हाइड कर दिए, किसी पर्पज के लिए हाइड किए। अच्छा, चलिए ठीक। सर ये रेट न्यू टैक्स ईयर में चेंज तो नहीं हो रहे या सेम रहेंगे 24 में? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट ईयर में चेंज नहीं हुए, लेकिन नॉर्मली चेंज होते। ये टैक्स बैंड जो है ना, अभी तक मेरे इल्म में जो है, अभी तक ये टैक्स बैंड चेंज नहीं हुए। ये वाहिद मेरे ख्याल में पहला साल है कि रेप्लिकेट हो रहे हैं, अदरवाइज तकरीबन हर साल थोड़ा बहुत चेंज होते हैं। मतलब मुझे पहला बैंड जितना मुझे पढ़ाई के वक्त अगर याद है, स्टडी करते जब मैं पेपर दे रहा था इस चीज़ का, उस वक्त
31,200 था कि कुछ था बैंड, ये पहले वाले जो है ना, मतलब 31,200 समथिंग, मुझे इस तरह की कोई फिगर माइंड में एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। तो ये मतलब हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहते, क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ती रहती है, तो सोर्स ऑफ इनकम भी लोगों की बढ़ती रहती है, तो वो बेसिक रेट बैंड को भी थोड़ा सा इनहेंस करते रहते हैं। ठीक है। एंड जी, ये तो आपके क्वेश्चन का आंसर। सेकेंडली, काइंडली मैंने आप लोगों से कहा है, आप लोगों ने अगर क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज रेज हैंड का ऑप्शन यूज किया करें, तो मैं खुद ही आपका नाम कॉल करूंगा जब मुझे लगेगा कि हाँ अभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नॉर्मली होते हैं लेक्चर में, मैं नहीं चाहता कि यार कोई ब्रेक आए, तो बीच में टाइम मिलेगा, बीच में भी मिलेगा, एंड पे भी मिलेगा, स्टार्ट में भी मिलता है, तो क्वेश्चन आंसर की आप टेंशन ना लें, लेकिन प्लीज जो होता है ना, रेज हैंड का ऑप्शन यूज किया करें। थैंक यू। अच्छा, अ, फैसल साहब, आप जरा अपना माइक अनम्यूट करें, जरा आए ना हमारे साथ, थोड़ी गपशप लगाएं। आप कल भी चुपचाप बैठे हुए थे, आज हमने कहा थोड़ी आपसे गपशप लगाते हैं साहब। फैसल। ओके। अदील अहमद। जी जी। जी सर। कैसे? कैसे सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अच्छा, अदील भाई, आपसे थोड़ी सी हमें हेल्प चाहिए। हेल्प जी आपसे ये चाहिए कि हम थोड़ी सी एक छोटी सी एग्जांपल बनाना चाह रहे हैं, तो आप जी। बताएं कि हम एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी लें। हम टोटल इनकम। नहीं, मैं वन बाय वन इनकम बताता हूँ ना, तो आप जो आपके दिल में है ना, अगर एक बंदा है, जैसे अदील साहब, हम आपकी टैक्स रिटर्न बना रहे हैं, ठीक है, तो जी जी। आपने पूरे साल में जॉब भी की है, बाकी भी छोटे मोटी आपकी इनकम्स थी, तो आपकी जो जी एम्प्लॉयमेंट इनकम थी ना, वो टोटल पूरे साल में कितनी होगी? अंदाजन एक छोटी मोटी रफ फिगर बता दे। मतलब इसमें आप कंसिडर कर लें कि 1500 पाउंड पर मंथ, और ओके, उसके अकॉर्डिंगली जो है ना आप कैलकुलेट कर लें। 1500 × 12 कर लेते हैं हम, ठीक है, 18,000 जी हो गए। जी अच्छा, जी हम ये भी अज्यूम कर लेते कि आपकी जी कोई रेंटल प्रॉपर्टी भी थी, ठीक है जी, वो जी जी आपने किराए पे दी हुई थी, आपको हर महीने उसका रेंट भी आ रहा था। जी हम जी कहते हैं कि जनाब वो 750 पर मंथ था, और जी बारह जी के बिल्कुल। 12 महीने वो रेंट पे भी लगी रही, तो हमने कहा नौ जी हजार जी। आपको पेरेंटल इनकम भी आ गई थी। ओ, हम कहते कोई ओके छोटा ओके। मोटा आपका बिजनेस भी था, सोल ट्रेड बिजनेस भी था, जी जी कारोबार भी कुछ, कोई दुकान थी, ऑनलाइन सेलिंग वगैरह कर रहे थे, हम कहते जी। कोई 15,000 आपको पूरे साल में वहां से प्रॉफिट हो गया। ठीक हो हाँ गया। जी बिल्कुल। बिल्कुल सही। बैंक इंटरेस्ट इनकम हम कहते हैं इतना ज्यादा नहीं होता, चलो 400 पाउंड वो लिख लेते कि यार आपको पूरे साल इंटरेस्ट इनकम इतनी मिली है। बिल्कुल हम सही। आपको कहते जी, आप एक दो कंपनीज में डायरेक्टर, सॉरी, शेयर होल्डर भी थे, वहां से आपको डिविडेंड भी मिले हैं, ठीक जी है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। मैं आपको कहता हूँ 4500 आपको वहां से डिविडेंड मिल गए। जी। कोई पार्टनरशिप भी थी आपकी, ठीक है हाँ जी, जी। हम जी कहते कि जनाब 35,000 वहां से मिल गए, ठीक ठीक है, है। इसमें ज्यादा मुनाफा आपको हो गया। जी कैपिटल बिल्कुल। गेन को मैं फिलहाल साइड पे रखूं, क्योंकि इसके टैक्स डिफरेंट होते हैं, वो जब अपने टॉपिक में आएंगे तो उधर मेरे ख्याल में आपको ज्यादा बेहतर गाइड हो जाएगा। अभी अगर बताऊं बिल्कुल तो सही। वैसे ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो लिहाजा जी हम कैपिटल गेन को फिलहाल साइड पे रखते हैं। बिल्कुल हम सही। कहते हैं कोई फॉरेन इनकम भी आपको थोड़ी बहुत आ रही थी, हम कहते हैं जी बिल्कुल। 15,000, ठीक है जी। जी अभी हम जी जरा टोटल हिसाब करते हैं, आपको टोटल इनकम आएगी जी 96,000। बहुत जी अच्छी बात है। जी अच्छा सर, 96,000 आपकी जब इनकम आई है ना, जी इसको जी हम कहेंगे कि, इसको मैं कह देता हूँ टोटल इनकम, ठीक, आपकी टोटल जी। इनकम हो गई है कितनी? 96,000, 96। ठीक है। जी अब बज़ाहिर आपको तो यही लगेगा कि भाई इस पे मैं ये टैक्स रेट्स अप्लाई करूँ, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि पहले जी 37,700 पे मैं 20% लगा दूंगा, और जी। रिमेनिंग अप टू 96,000 जो है ना, उसमें मैं 40% लगा दूँ, ठीक है। सही है अच्छा, सही है। लेकिन यहाँ पे आपको एक छोटा सा रिलीफ होता है, वो क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं पर्सनल अलाउंस, ठीक जी है। जी 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 ये आपको साल में एक बार मिलता है, और क्या जी होता है, आपकी तमाम टोटल नेट इनकम्स, या आपकी टोटल नेट इनकम ही हो गई है ना, पूरे साल में अपनी आपकी जमा पूंजी कमाई यही थी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही। इसमें से आपको एक टैक्स फ्री अमाउंट दी जाती है कि इतने पे आपको टैक्स नहीं देना होगा। वो बिल्कुल सही। कितनी है? फॉर दिस टैक्स ईयर 12,570 पाउंड, बिल्कुल। ठीक हो गया। तो जी मतलब आपकी इस पॉइंट एंड टाइम पे टोटल जी नेट
इनकम जो हो गई है वो गई 96,000 से पर्सनल अलाउंस में लेस कर दूंगा, तो जी आपकी टैक्सेबल इनकम, इसको अगर मैं टैक्सेबल टोटल नेट स्लैश टैक्सेबल कह देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। टोटल जी नेट अमाउंट या टैक्सेबल अमाउंट जो है ना, आपकी बनी 84,330 पाउंड। एग्री। ठीक है सर। जी अब आ जाए थोड़ा सा इस पर हम टैक्सेस अप्लाई कर लेते हैं। जी मैं सिर्फ ये एक चीज बताने के लिए आपको अलग से बताया, उसके बाद हम अब ये टैक्स रेट्स अप्लाई करें। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास प्यारे भाई आ जाएगा हमारा बेसिक रेट बैंड, मतलब जिसमें ये है कि 20। अभी आपकी 84,000 है ना, तो मैं जी 37,000 तक मेरा पहला बैंड है, ठीक है, हाँ तो मैं जी। ये बैंड लिख लूंगा। 20% का। ठीक है, जी बिल्कुल। उसके बाद मैं थोड़ा सा, उसके बाद हायर में आ जाते हैं। जी अच्छा, अब 84 में से 37,770 निकालता हूँ तो मेरे पास बच जी जाते 46,000, और इन दोनों का सही। अगर मैं टोटल कर दूं तो मेरा आई बिलीव 84,330। 84। ठीक है। अच्छा, जी जी बिल्कुल। अब इसमें मैं अपने टैक्स रेट अप्लाई कर दूंगा। जी ठीक है, तो अगर मैं इसको ये कर दूं, ठीक हो गया जी। जी बिल्कुल सही। तो ये आपकी टोटल टैक्सेबल, सॉरी, टैक्स लाइबिलिटी आपकी बन गई है, और ये आपने HMRC को पे करनी होगी। सही। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन था। जी। अगर ये जो है एनुअल रिलीफ जो है हमारे हम्म। अलाउंस जो दिया उसमें अगर उससे उसके विद इन लिमिट्स उसमें इनकम रहती तो फिर भी क्या रिटर्न फाइल करना जरूरी थी उसमें या नहीं उसमें फिर अगर विद इन लिमिट्स अगर आप देख रहे हैं आपकी इनकम नलीफाई हो रही है तो रिटर्न फाइल नहीं करना था उसमें। असल में डिपेंड करता है, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। अगर आपकी इनकम पूरे साल की 12,517 से कम है, ठीक है, जी तो HMRC कैन और मे बी नॉट रिक्वेस्ट अ टैक्स रिटर्न फ्रॉम। ओके ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है, बट जी आपको टैक्स तो वैसे भी नहीं पड़ेगा क्योंकि असल में कुछ पर्सनल अलाउंस में कवर हो जाता है। ठीक है, तो टैक्स ठीक है। लाइबिलिटी ऑब्वियसली जीरो ही हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। अच्छा इसमें एचएमआरसी को तो पता लगेगा मेरी बैंक ट्रांजैक्शन से ही पता लगेगा या कोई और सोर्स से भी उसमें वो देख सकता अच्छा, HMRC ऐसा बिल्कुल नहीं करता है कि वो हर एक बंदे की बैंक स्टेटमेंट लेके बैठा होता है। ठीक है, इतना है। ओके वेले वो ठीक नहीं होते, ये जाहिर बात है, है। जी जी 100 मिलियंस में लोग हैं जो टैक्स रिटर्न जमा करा रहे होते हैं, और किसी की बैंक जी जी स्टेटमेंट उठा के तो नहीं देखने बैठ सकते हैं ना। अम, ठीक है। मैं इसको सिंपल ऐसे समझाता हूँ कि आपके सामने 10 ब्लैक पेजेस पड़े हुए हैं, उसमें एक जी वाइट पेज है, तो वो वाइट ठीक है। पेज होता है ना, वो आई कैचिंग होता है ना, तो अगर जी जी आपकी रिटर्न बिल्कुल। जारी बात रिव्यू की होती है, लेकिन उनको अगर जी ऐसे कोई आई कैचिंग चीज लगे ना, देन दे मे रिक्वेस्ट डिटेल्स फ्रॉम यू, सही है। अच्छा ये एंड तो, एंड जी इफ जी दे रिक्वेस्ट डिटेल्स फ्रॉम यू, तो फिर वो बहुत डिटेल में आपसे चीजें लेंगे। सही सही ठीक हर है। एक चीज के आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए, मतलब रिटर्न डॉक्यूमेंट इस तरह के कोई ना कोई, एटलीस्ट आपने खुद को प्रॉपर जस्टिफाई करना होगा। सही सही है ठीक है। अच्छा किसी कॉर्पोरेशन टैक्स में अगर मेरा नाम आ गया कि भाई ये वहाँ पे आप एज ए डायरेक्टर अपीयर हो रहे थे और हाँ। वहाँ पे वो शो करवा रहे हैं कि भाई हमने इनको रिम्यूनरेशन इतना पे किया तो हम्म। फिर भी मेरे ख्याल फिर तो वो उसमें अगर वो विद इन लिमिट आता है फिर तो ये उस सिनेरियो में थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, ये आपने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन किए, ये बल्कि हमारे साथ हुआ भी है काफी बार। हुआ इन देखो यार, बात ऐसी होती है, जैसे अगर आप मेरे क्लाइंट है ना, तो मैं आपको कहूंगा भाई आपकी कौन कौन सी टैक्सेबल इनकम है, मैं आपको बताता हूँ ये चीज है, आप मुझे जानबूझ के कोई चीज नहीं बताते। सही, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे एम्प्लॉयमेंट इनकम अपनी नहीं बताते। अच्छा, जी अगर आप बता भी देना या नहीं बताते हैं, HMRC से एम्प्लॉयमेंट इनकम आप कभी भी नहीं छुपा सकते हो। सही बोले ठीक। कैसे? कैसे जी ऐसे होता है कि जारी बात, आप किसी कंपनी के साथ जॉब कर रहे होगे, आप उनके पेरोल पे होगे, तो वो कंपनी जी हर महीने जो है ना पे स्लिप्स HMRC को सबमिट कर रही है। ठीक है, और ओके। हर महीने जब सबमिट कर रही होती है ना, तो आई डोंट नो पाकिस्तान में इस तरह का कोई फॉर्म होता है या नहीं होता, मुझे आई एम रियली सॉरी नहीं पता। जी जी एक फॉर्म होता है जो आपको 5 अप्रैल पे इशू किया जाता है,
जिससे हम बोलते हैं P60 फॉर्म, जिसमें आपके पूरे साल की इनकम होती है, ठीक है, और उसमें से जी आपसे जितना टैक्स डिडक्ट हुआ होता है वो भी लिखा जी। होता है, और ये आपको कंपनी भी प्रोवाइड करती है और HMRC भी प्रोवाइड करता है। मतलब सही सही। एम्प्लॉयमेंट इनकम में आप दो नंबरी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा भी होता है, लेट्स से मैंने एम्प्लॉयमेंट इनकम आपकी शो किया कि 18,000 है, जी लेकिन HMRC के पास आपकी एक्चुअल पे स्लिप्स पड़ी हुई है, हर महीने उसके लिए पेरोल जा रहा है, और अगर आपकी एक्चुअल इनकम 20,000 हो, तो HMRC आपकी इनकम को ऑटोमेटिकली मॉडिफाई कर देगी, और आपने जो लाइबिलिटी बना के सबमिट की होगी HMRC उसको खुद ही रिवाइज कर देती है, आपको पता भी नहीं होगा। सही सही। अच्छा, इस पे अगर हम थोड़ा ऑनलाइन सिनेरियो को अगर अप्लाई करवाएं इसमें, जो रिमोटली वो जैसे आपने बताया था कंपनीज बना के एज ए डायरेक्टर नॉमिनेट करके वो लोग कर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी ये फॉर्म 60 जो आप P60 जो बता रहे हैं उनके लिए भी हाँ ये हाँ। करना पड़ता है, या उसमें सिनेरियो में ये चीज नहीं है उसमें? प्यारे भाई, बात ऐसी है कि यूके में हर बंदा जो नौकरी कर रहा है, ठीक है, और वो उस कंपनी के पेरोल पे है, उस हर इंसान को एयर एंड पे P60 फॉर्म मिलता है, ओके ओके। ठीक है। अगर ठीक। आपको आपके एम्प्लॉयर नहीं देता, आप HMRC से ले सकते हो, अदरवाइज एम्प्लॉयर, जाहिर बात है, आप कर्मनी पे स्लिप दे दो तो P60 भी आपको देगा लाजमी, मतलब उनकी लीगल वो ऑब्लिगेशन होती है, ये आपको लाजमी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सही है, डायरेक्टर को कंसिडर करेंगे इसमें हम पे स्लिप के ऊपर ऐसे? डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं होता सर, होता तो हाँ वो जी, भी एम्प्लॉय ठीक। है ना, जी नाम जी। चेंज है तो वो भी एम्प्लॉय, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक, थैंक यू थैंक यू। जी मोहम्मद साहब। सर डिविडेंड के लिए रेट मुख्तलिफ नहीं होता या इसी में? हाँ, थोड़ा सब्र कर लें, खैर है, हम्म, ठीक है। अच्छा। अच्छा प्यारे भाई, देखिए, यहाँ तक किसी को कोई पॉइंट समझ ना आए, देखिए मैंने कोई चीज अगर मिस की है या कुछ, आप एटलीस्ट क्लास के एंड तक सब्र कर लिया कर, क्योंकि कुछ चीजें मैं जानबूझ के फॉर द टाइम बिंग छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर उस चीज को मैं उसी टाइम डिस्कस करूँ। अब मुझे पता है जाहिर बात डिविडेंड की टैक्स रेट डिफरेंट है, कि बेसिक रेट जो है ना 8.75 होता है, हायर जो है 33.75 होता है, एडिशनल जो है 39.35 होता है, लेकिन अभी से अगर मैं उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे नहीं लगता उतना क्लियरिटी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ऑब्वियसली मैं, अब मुझे जब लगता है कि यार ये बेहतर जगह है, इस चीज ये क्या कहते हैं ना, पिंच करने का, तो मैं उधर लाजमी करूंगा वो चीज। अच्छा। हम, हाँ, मैं क्या बात कर रहा, यहाँ तक इस सिनेरियो में किसी को कोई कंफ्यूजन है, ये पूरा सिनेरियो या इस पूरे बॉक्स में अगर आपको कोई कंफ्यूजन आ रही है जितना मैंने कराया, तो प्लीज आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। फाहद अली साहब, फाहद अली, आप काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी फाहद साहब, कोई कंफ्यूजन है इसमें यहाँ तक जितना हमने किया? ओके। जी जवाद साहब। जवाद जफर, जी फरमाएं। जी उसामा साहब, आप फरमाएं। हाँ सर, ये पाकिस्तान में सही होता है, FTR इनकम नॉर्मल टैक्स इनकम होता है ना, जिसकी वजह से वो टोटल इनकम में आती नहीं है। इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट यूके में तो नहीं है ना, यूके टैक्स लॉ में? थोड़ा सा अगर मुझे सीधी जुबान, सादा जुबान में समझा दें कि क्या चीज़ है जैसे FTR? कि पाकिस्तान में ना, जैसे कि डिविडेंड इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, और कुछ तरह की इनकम्स है ना, जो जिसमें एक टैक्स कटता है। कैपिटल गेन टैक्स है, और जो सिक्योरिटीज बेचने पे होता है, तो वो होता ये है कि डिपार्टमेंट कहता है कि FBR कहता है कि भाई इसमें एक बार टैक्स लगेगा, उसके बाद ये टैक्स और नहीं लगेगा, हालांकि आपकी इनकम जितनी भी हो जाए। ठीक है। तो वो फिर काउंट नहीं होती, जब टैक्स काउंट हो रहा होता है ना, टैक्स लायबिलिटी हम निकाल रहे होते हैं, तो वो इनकम अलग हो जाती है एकदम से। एक्सपोर्ट में जैसे कि हमारी ये है, एक्सपोर्ट इनकम में हमारी सारी FTR में काउंट हो जाती है। ठीक हो गया। और तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे तो नहीं है ना?
यहाँ पे है, लेकिन थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। अभी मैं अभी नेक्स्ट स्टेप उस तरफ ही जा रहा हूँ। सही सही। बिल्कुल ऐसी कुछ होता है, हमारे यहाँ भी होता है, जो आपसे एडवांस में अगर टैक्स कुछ डिडक्ट हुआ होता है ना। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट इनकम भी दो किस्म की होती है, कि जो ऑलरेडी टैक्स डिडक्टेड आपके पास आ रही होती है, ठीक है, और कुछ आपको ग्रॉस मिल रही होती है, ठीक है। डिविडेंड आपको हमेशा ग्रॉस ही मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इनकम में आपसे टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप में भी नहीं होता, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं होता, रेंटल इनकम में भी नहीं होता, फॉरेन इनकम में हो सकता है, जो हमने कल भी डिस्कस किया था ना, सही। कि लेट्स से आपकी फॉरेन इनकम में आपका फॉरेन टैक्स डिडक्ट हुआ है। हम्म। देन एचएमआरसी विल लुक, क्या आपकी फॉरेन इनकम जहाँ से आ रही, क्या यूके का उसके साथ डीटीआर है, डबल टैक्सेशन ट्रीटी है। अगर तो है, तो फिर एचएमआरसी देखेगी कि यूके टैक्स हायर बनता है या ओवरसीज टैक्स हायर बनता है। तो लेट्स, अगर ओवरसीज टैक्स हायर बनता है और आपने ओवरसीज टैक्स ही पे किया, तो यूके में वो टैक्सेबल फिर नहीं होगी। बट दैट शुड बी द पार्ट ऑफ योर टैक्स रिटर्न। अब टैक्स सही रिटर्न का पार्ट वो जरूर होगी, लेकिन वो टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। सही समझ सही। अच्छा, जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपको प्यारे भाई देखने को मिलेगी ना, वो होती है एम्प्लॉयमेंट इनकम। अब हो गया। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट इनकम में कैसे दे, वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हमने एम्प्लॉयमेंट इनकम भी स्टार्ट करना है, तो मेरे ख्याल में बेहतर यही होगा कि मैं आपको, आप लोग बेशक सॉरी डेट पे ना जाइएगा, डेट पुरानी है, लेकिन खैर मैं आपको न्यू P60 भी दिखा दूंगा। सर P60 की कोई ऐसी शक्ल होती है, ठीक है जी। अच्छा, P60 की ऐसी शक्ल कैसे होती है, ये स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। हाँ आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर से निकालते हैं, वो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, बट वो मेन यही चीज होती है। अभी एचएमआरसी का जो एचएमआरसी की तरफ से आपको P60 मिलता है, वो इस तरह का होता है। अच्छा, P60 में होता क्या चीज है, मैं पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि आ, उसामा साहब आप आ जाए, अब मैं हमारे साथ रहें, ताकि हमें पता लगे आपको ठीक है। समझ आ रहा है, ठीक सही है। फॉर एग्जांपल उसामा साहब, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपने पूरा टैक्स ईयर उधर जॉब किया, ठीक है। आपको सही हर महीने सैलरी मिल रही है, आपको हर महीने पे स्लिप भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। लेट्स से सही आपकी 2,000 पाउंड सैलरी है, आपसे हर महीने 400 पाउंड टैक्स कट रहा है, ठीक है। तो सही आपको हर महीने 1,600 पाउंड नेट इनकम मिलती जा रही है, ठीक है। सही सही। अब साल पूरा हुआ, पूरे साल की हम्म ग्रॉस इनकम आ जाएगी, और आपसे जितना टैक्स डिडक्ट हुआ होता है, हम्म। वो भी आ गया। अब इस सिचुएशन में अगर हम देखें, P60 में होती क्या चीजें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका नाम आ जाता है, सरनेम वो पहले लिखते हैं, फोरनेम, या तो साइका खातून, इनका सही पूरा नाम आ गया। ये सही आपका एक जिसको हम बोलते हैं ना, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, ये, सही ठीक है। इसके बगैर आप यूके में लीगली काम करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये नंबर अगर आपके पास नहीं सही। होता, तो आप यूके में काम नहीं कर सकते। हाँ, इलीगली लोग करते हैं, बट आप एज पर एचएमआरसी आप काम नहीं कर सकते। सब अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में कर सकते हाँ वो, लेकिन एनआई नंबर हर एक इंसान का होता है, जो हैं। बंदा काम कर, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वट जो भी कर रहे हैं, एनआई नंबर हर बंदे का होता है, ठीक है। अगर नहीं है, इट मीन्स आप यूके में काम नहीं कर सकते। सही अच्छा, अब इसमें साइका खातून साहिबा जो है ना, इनका क्या है, पूरे टैक्स ईयर में, चलिए ये P60 थोड़ा पुराना है, मैं आप लोग के लिए नहीं भी ले आऊंगा, कोई मसला नहीं है। ये पुराने 2018 के, मतलब अगर हम इसको कंसिडर करें 2023 का ही है, ठीक है। अच्छा, तो क्या है, पूरे टैक्स ईयर में, मतलब 6 अप्रैल 2022 से लेकर 5 अप्रैल 2023 तक, इनकी टोटल पे जो थी वो कितनी थी, 20,000 ₹30,000। चार 460, ठीक। और उसमें से इनसे टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है, 1,698, वन सही थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड नाइन्टी एट पाउंड, सही। ठीक है। अगर हमारे पास ये सिनेरियो हो, ठीक है, हम्म। फॉर एग्जांपल, चलो P60 में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये आपके पास से आपके टोटल इनकम आ जाती है, पूरे टैक्स ईयर में आपकी जितनी इनकम होती है, ये आ जाती है। ठीक है। इसको फॉर द टाइमिंग आप लोग इग्नोर कर लें, ये आपके काम की चीज नहीं, ये आगे आएगी तब हम इसको डिस्कस कर लेंगे। सही ये आपका एम्प्लॉयर का नेम आ जाता है, जिसके साथ आप जॉब कर रहे होते हैं, सही। एम्प्लॉयर डिटेल यहाँ लिखी होती है, और ये उसका एड्रेस आ जाता है। सही सही ये आप नेम एंड एड्रेस आ जाता है। सही। ये होता है एम्प्लॉयर पेई रेफरेंस।
मतलब आप जिस कंपनी के साथ जॉब कर रहे हैं ना, उसका वो एनटीएन नंबर HMRC, चाहिए, एनटीएन नहीं रजिस्ट्रेशन कह नंबर, सकते, रजिस्ट्रेशन पेई नंबर। पेरोल का रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप इसको कहना सही। तो ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। हम्म, बिकॉज रजिस्टर तो उसके पास टैक्सेस के लिए होती है, बट वो एक डिफरेंट होता है। जो टैक्सेस के लिए आप रजिस्टर होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं UTR, यूनिक टैक्स रेफरेंस नंबर, उसे हम बोलते हैं। सही। ठीक है। तो वो सही। आपके जनरल टैक्सेस के लिए होते हैं, जिस तरह अभी हम टैक्स रिटर्न बना रहे हैं ना, उसके हम्म। उसके लिए जो नंबर होता है, जिस तरह पाकिस्तान में एनटीएन नंबर है ना, नेशनल टैक्सेशन नंबर, यूके हम्म। में वो होता है यूटीआर। UTR, यूनिक टैक्स रेफरेंस रेफरेंस। हम बोलते हैं। ठीक है। सही। और पेई जो है ना, एम्प्लॉयर पेई रेफरेंस, पेई स्टैंड फॉर पे एज यू अर्न। ठीक है। तो हम्म, ये हर कंपनी का यूनिक कोड होता है कि हाँ, ये HMRC के साथ रजिस्टर्ड है पेरोल पे, और ये हम्म, हर महीने HMRC को पेरोल अपना भेजती है, मतलब सही। टैक्सेस सबमिट कर। सही। अच्छा, अगर हम ये सिनेरियो लेके चलें, तो जहाँ पे अगर हम कह देते कि यार हमारी सैलरी, सॉरी इनकम जो थी ना, जैसे हम कहते 18,000 थी ना, और इसमें सही। से टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम, या टैक्स एम्प्लॉयर। डिडक्टेड नहीं, ऑलरेडी पेड। हाँ, ऑलरेडी पेड ही कर लिख लेते हैं टैक्स। सही। मतलब जो आप ऑलरेडी पे, अच्छा, ये अमाउंट हमेशा आपकी ग्रॉस होती है, जो हम यहाँ पे P60 भी देख रहे थे ना प्यारे भाई, सही। सही ऐसे ही है। ये वाली, बीस ये हजार आपकी वाली। ग्रॉस अमाउंट होगी। ठीक है, ये नेट अमाउंट नहीं है। मतलब सही। अगर आप कहते हैं फॉर एग्जाम्पल एक महीने की तनख्वाह आपकी 2,000 है, और 400 आपसे टैक्स कट रहा है, तो 2,000 आपकी ग्रॉस अमाउंट है, 400 आपका टैक्स है, 1,600 आपकी नेट अमाउंट होती है। ठीक है। तो सही। नेट अमाउंट में ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट होता है। तो ये सही। अमाउंट जो आपके पास शो हो रही है प्यारे भाई, ये ग्रॉस अमाउंट, इसमें टैक्स नहीं डिडक्ट हुआ, टैक्स अलहदा से साइड पे शो हुआ है। ठीक है। मतलब सही। टोटल आपकी 20,000 तनख्वाह थी पूरे साल की, जिसका टैक्स इतना बना था जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। पे नहीं कर चुके, आपकी सैलरी से ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। ठीक है। क्योंकि आपको हमेशा नेट सैलरी मिलती है। अगर 2,000 तनख्वाह है, 400 अगर टैक्स बंद है, तो आपको हर महीने 1,600 रुपए मिलेंगे। ठीक। बिल्कुल। अच्छा, ऑलरेडी टैक्स अगर हम कहते हैं लेट्स से 1,600 हमसे ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हुआ है। ठीक हो गया सर। अब इस हम्म, सैलरी में आप क्या करते हो कि हम यहां तक तो आ गए थे, हमने अपनी टोटल टैक्स लाइबिलिटी बना ली थी। ठीक है, जी। कि हमने 26,000 का टैक्स देना है। सही। फिर हम यहाँ पे करते हैं 1600 माइनस। लेस टैक्सेस ऑलरेडी पेड। यहाँ पे मैं ये लिख लूंगा -1,600। तो मेरी जो नेट टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगी ना, वो 1,600 जो पहले लाइबिलिटी बनी थी, उसमें से 1,600 को मैं लेस कर दूंगा। अब मेरी टैक्स लाइबिलिटी बनी है 24,592 पाउंड। ठीक हो गया सर। बहुत ज्यादा है। कोई कंफ्यूजन, सही। कोई चीज समझ ना आई हो आप लोगों को, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। ओके। जी हमजा साहब। सर यहाँ से एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देंगे थोड़ा सा। क्या चीज रिपीट करना है सर, बताएं। ये टैक्स ऑलरेडी पेड से। अच्छा, हमजा साहब आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करते हैं? सर मैं एज अ लॉयर हूँ और मैं एक फर्म का CEO। नहीं, मेरे आई एम सॉरी, आई एम नॉट मैं आपकी इनकम के बारे में नहीं पूछा, जस्ट जस्ट एक रेफरेंस देने के लिए, जिस तरह अगर मैं जॉब कर रहा हूँ ना, फॉर एग्जांपल। ओके सर, एक जॉब आप, हाँ मतलब ठीक है, मैं आप फॉर एग्जांपल ले लें। हाँ, फॉर एग्जांपल अगर मेरी महीने की ग्रॉस सैलरी 1 लाख रुपए है पाकिस्तान में, ठीक है, अब मुझसे हर महीने 2,500 टैक्स कट रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो हम्म, मुझे हर महीने तनख्वाह जो आती है ना, वो आती है 97,500 आती है, क्योंकि जी 2,500 मुझसे हर महीने टैक्स डिडक्ट हो रहा है। ठीक है। जी अब जब मैं पूरा साल काम कर लूंगा ना, और मुझे जब मेरा एम्प्लॉयर या HMRC से मैं P60 लूंगा, तो उसमें मेरी सैलरी जो शो होगी ना, वो 1 लाख इंटू 12, ये मेरी ग्रॉस सैलरी हो गई। ठीक है जी।
और जी 2500 मुझसे हर महीने का टैक्स कट रहा था, जी तो ये मुझसे 30,000 का टोटल टैक्स भी डिडक्ट हुआ है। तो ये ग्रॉस सैलरी टैक्स डिडक्टेड, ठीक है। तो जी ग्रॉस सैलरी तो मेरी प्यारे भाई यहाँ पे मेरी टोटल नेट इनकम में आ जाएगी, और उस पे इस तरह टैक्सेस सारे अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। ग्रॉस इस सैलरी आप लोगे, इस उसके केस बाद में जब, आपको अलग से टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। नहीं तो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं ना वो। तो अब अगर मैं ये वाला टैक्स नहीं लूंगा ना, यहाँ जी से लेस नहीं करूंगा टैक्स, तो मतलब मैं दो बार टैक्स दे रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट जी पे। जी एक बार ऑलरेडी मुझसे कटता जा रहा है, और सेकंडली मैं अपने टैक्स रिटर्न में भी कटवा रहा हूँ टैक्स, ओके ओके, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। और थोड़ा सा मैं अगर आप लोग को थोड़ा रियलिस्टिकली बता दूं, अगर एक बंदा है जिसकी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम है किसी टैक्स से, और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट है, तो उसकी एम्प्लॉयमेंट से उतना ही टैक्स डिडक्ट हुआ होता है जो उसका एक्चुअल टैक्स बनता है, ठीक है। मतलब मैं अगर आपको जस्ट कॉन्सेप्ट बता दूं ना कि अगर आप पाकिस्तान में भी देखें ना, अगर आपकी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट है ना, तो आपसे उतनी ही टैक्स डिडक्ट होता है जितना आपका एनुअल टैक्स बनता है, ठीक है। मतलब अगर जब आप टैक्स रिटर्न बनाते हैं तो आपका टैक्स जीरो होता है, ठीक, क्योंकि जितना टैक्स बनना तो वो ऑलरेडी आपसे डिडक्ट हुआ होता है। तो यूके में भी यही कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपकी सिर्फ सैलरी है, ठीक है, तो आपकी सैलरी से इतना टैक्स हर महीने कट रहा होता है कि जब साल खत्म होता है, तो आपकी जितनी टोटल लाइबिलिटी फॉर द ईयर बनती है ना टैक्स के लिए, वो आप ऑलरेडी पे कर चुके होते हो। हाँ, 5 10 20 25 पाउंड ऊपर नीचे हो सकते हैं, रिफंड पेबल हो सकता है, बट आइडियली नहीं होता। मतलब थोड़ा बहुत 1-2% ऊपर नीचे हो जाता है, 5 10 20 पाउंड ऊपर नीचे हो सकते हैं, पेबल या रिफंड बन सकता है आप, लेकिन नॉर्मली आपसे इतना ही टैक्स डिडक्ट हुआ होता है जितना आपकी लाइबिलिटी बननी चाहिए। अच्छा, ये बताएं प्यारे भाई, किसी को कोई चीज समझ ना आई हो, कोई कंफ्यूजन, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं यहाँ पर। एनीवन? अच्छा, जी अच्छा सर, ये पूछना था कि अगर कोई किसी पीरियड में अगर बंदा पे हिस्ट्री जमा फाइल नहीं करता, तो क्या वो नेक्स्ट पीरियड में करेगा, या उसकी पेनल्टी होगी, या वो उसके क्या नहीं कैसे करेगा, होगा? सॉरी? जो पीस हिस्ट्री की आप बता रहे हैं रिटर्न फाइल करेगा, अगर कोई एम्प्लॉई नहीं फाइल करता, तो उसकी को पेनल्टी लगती है, या क्या उसको दोबारा किसी पीरियड में फाइल करना पड़ता P60 की आप बात कर रहे हैं? है? जी जी आपने P60 फाइल नहीं करना होगा सर। P60 अच्छा। जस्ट एक इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होता है जो आपका एम्प्लॉयर, आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है कि भाई पूरे साल में आपने मुझसे इतनी तनख्वाह ली है, और मैंने आपसे इतना टैक्स डिडक्ट किया है। और एचएमआरसी जो आपको देते, अगर एचएमआरसी से आप लेस से रिक्वेस्ट करते हैं कि यार मुझे जरा अपने P60 तो बताएं, तो उसमें भी यही लिखा होता है कि भाई आपके पूरे साल में इतनी तनख्वाह थी, और इतना टैक्स हमें आपके बिहाफ पे मिल चुका है। जी, वो अपने फाइल शाइल कहीं भी नहीं करना होता, जस्ट आपको वैल्यूज चाहिए, तो टैक्स रिटर्न में जस्ट आपकी वैल्यूज जाती है, कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट साथ अटैच नहीं हो, सही सही। इसका ठीक है। मतलब वो रिटर्न ही है फाइल, असल तो आपकी वो रिटर्न ही है जो टैक्सेशन की अगर फाइल यस करते हैं, यस 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 साल चौदह। टोटली, ये ठीक जस्ट ठीक है, आपके मैंने। इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। ओके ओके ओके। जी हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। जी सर, मुझे कंफर्म करना था, इसमें इनहेरिटेंस टैक्स जो होता है वो इसी में कवर होगा? ये जो टैक्सेबल इनकम आपने 8 लिखी है। नहीं नहीं, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग सर। वो ओके वो पर्सनल टैक्स का वो नहीं बनता है, इनहेरिटेंस टोटली डिफरेंट टैक्सेस सर। ओके उसका पर्सनल टैक्स से कोई लेना देना नहीं होता सर। वो ड्यू होती है जब कोई इवेंट अकर हो, अगर आपको इनहेरिटेंस में कोई चीज मिलती है, या आपको विरासत में कोई चीज मिलती है, तब भी ये चीज होती है, वैसे अप्लाई नहीं होती, ठीक है। ओके सर। सर लेट्स से इन्हीं 8 हेड्स में हम चल रहे हो और इस दौरान ही कोई इनहेरिटेंस हो जाए, तो वो इनमें शामिल होगी या उसका कुछ अलग से बिल्कुल ही अलग होगा हिसाब किताब? वो टोटली डिफरेंट चीज है। और मैं ओके ओके और मैं आपको फॉर योर क्लियरेंस अगर मैं आपको बता दूं ना, इनहेरिटेंस यूके में लॉयर्स डील करते हैं, अकाउंटेंट्स नहीं करते, ओके ठीक है। क्योंकि लॉयर्स जो होते हैं ना, क्योंकि वो आ, बाकी आपकी चूंकि लीगल डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे इन्वॉल्व होती है, तो वो भी सारी चीजें लॉयर्स देख रहे होते हैं। और इनहेरिटेंस टैक्स आज तक मेरी जिंदगी में सिर्फ एक केस आया है
जो मैंने इनहेरिटेंस की, वो भी लॉयर ने अप्रोच किया था हमें उसका, क्योंकि क्लाइंट हमारा एग्जिस्टिंग था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्लाइंट हमारा अपना था। हम्म, तो उसने अपने बेटे को, एक्चुअली उसकी कंपनी थी, तो वो कह रहे थे कि हम इसको कैसे बेचें ना, बेटे को ना। तो हम चाह रहे थे कि यार इनहेरिटेंस के थ्रू करें, या उसको नॉर्मल तरीके से उसके उस पे बेचें ना, एज अ गिफ्ट करें ना। तो हमने उसे जो सजेशन दी थी, तो वो उसने टू बी ऑनेस्ट नहीं मानी। तो फिर क्या हुआ, विद इन वो जो था ना 6 महीने उसकी डेथ भी हो गई थी। एजेड थे, 75 ईयर्स का था, इंडियन था वो। पॉल रायना नेम था उसका, मुझे अभी भी याद है। बड़ा जेंटलमैन किस्म का आदमी था, बड़ा कोई पढ़ा लिखा बंदा था, लेकिन खैर एजड था। उसे समझ नहीं आई हमारी बात। उसने अपनी मर्जी की, उसने मतलब एज अ उसको अपने बेटे को बेच दी थी। हमने इसे जो तरीका बताया था उसमें उसको सीजीटी नहीं देना पड़, सॉरी, कैपिटल गेन्स नहीं देना पड़ता। अब जो इसने सिनेरियो किया था ना, उसमें इसने सीजीटी भी दिया, और अनफॉर्चुनेटली वो विद इन 6 इयर्स, अगर आप मतलब लाइफ टाइम ट्रांसफर कर लेते हैं ना, और आप अगर 6 साल तक जिंदा रह लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो फिर आपको मतलब वो एग्जाम्प्ट हो जाए, तो उस पर टैक्स नहीं अप्लाई होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी किस्मत ऐसी थी कि विद इन 6 मंथ ही उसकी डेथ हो गई, तो सीजीटी भी उस पर अप्लाई हो गई, तो और इनहेरिटेंस टैक्स भी अप्लाई, तो उसने डबल टैक्स उस पर पड़ गया था। तो वो फिर आपकी जो वेल्थ होती है ना, उससे डिडक्ट करके बाकी फिर आपकी जो इमीडिएट फैमिली मेंबर होते हैं ना, उनको दी जाती है, या जो आपने विल में लिखा होता है ना, उनको प्रोवाइड की जाती है। ठीक हो गया जी? ठीक है सर, थैंक यू। ओके थैंक यू। जी, फाद अली साहब। अस्सलाम सर, ये क्या कहते हैं, मुझे एक बात पूछनी थी। मुझे पहले तो ये बताया, हमारी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? जी जी, आ रही है जी। सर ये बात नहीं हुई है, अगर मेरा अपना बिजनेस है मिसाल तो, या क्लाइंट का बिजनेस है अपना, वो अपने आप को ही मतलब वो सैलरी प्रोवाइड कर रहा है वहां से, वेजिस के हिसाब से हाँ हाँ अपने आप को सैलरी दे रहा है और अपने आप को ही डिविडेंड दे रहा है, हाँ तो हाँ। उसको भी ये P60D फॉर्म बनाना पड़ेगा, या वैसे ही वैल्यू वगैरह वो इंपोर्ट करके वो HMRC को जमा करा देगा? अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप किसी सोल ट्रेडर बिजनेस की बात कर रहे हैं या कंपनी की बात कर रहे हैं? जी सर, माइक्रो एंटिटी जो होती है, मतलब जो ओके ओके, ठीक है। लेट्स से आपने, फाद साहब, आपने यूके में कोई कंपनी बनाई है ना, आप उसके शेयर होल्डर हो, तो आप एज अ शेयर होल्डर तो सैलरी नहीं ले सकते हो। ऑब्वियसली आपको खुद को एज अ एम्प्लॉय शो कराना होगा कंपनी में। उसके लिए आप क्या करते हैं, आप खुद को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर लेते हो, ठीक है। और डायरेक्टर जो जी होता है ना, वो एज ए एम्प्लॉय कंसिडर किया जाता है, ठीक है। बेशक उसका स्टेटस है ना, रैंक ही ज्यादा है, तो वो भी एम्प्लॉय ना, तो वो कंपनी से सैलरी लेते हैं। तो फिर चाहे डायरेक्टर हो, सेक्रेटरी हो, या नॉर्मल एम्प्लॉय हो, वो सारे पेरोल पे आते हैं। हर महीने उनका पेरोल बनता है, एचएमआरसी को सबमिट होता है, और हर एक को अपना अपना P60 भी मिलता सर, अगर मिसाल एक छोटा बिजनेस है और उसका मतलब इतना उसके पास है ही नहीं कि वो पेरोल भी बनाए, और इतना बर्डन नहीं है उसके पास, तो फिर क्या करेगा वो? है। अगर तो देखो प्यार भी जाता कि अगर आप P60 की बात करें ना, P60 आपको उस सूरत में मिलता है जब आप एचएमआरसी के साथ पेरोल रजिस्टर कराएंगे। जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा था, पेई रजिस्ट्रेशन नंबर, एम्प्लॉयर पे ये जी जी। रेफरेंस, अगर वो है आपके पास, वो आपको तभी मिलता है जब आप अपनी कंपनी का पेरोल एचएमआरसी के साथ रजिस्टर कराते हैं कि मैं हर महीने पेरोल बनाऊंगा, एम्प्लॉयज को सैलरी दूंगा, जो कि आप लीगली बाउंड होते हैं, आपने एचएमआरसी को लाजमी पेरोल के लिए खुद को रजिस्टर करना होता है, ठीक है। वो कंपलसरी होता है। अगर आपकी एम्प्लॉयज हैं, तो फिर आपने लाजमी शो कराना होता है। हाँ, अगर आप एज सब कॉन्ट्रैक्टर शो करा रहे हो, या आप अगर खुद ही बिजनेस में काम कर रहे हो और आप पेरोल नहीं बनाना चाह रहे हो, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन अगर आपकी एम्प्लॉयज हैं और आप उनको सैलरी दे रहे हो, तो आप लाजमी उनको पेरोल पे रजिस्टर कराओगे एचएमआरसी के साथ। पहले खुद को रजिस्टर करोगे बिजनेस को, फिर हर महीने पेरोल जो है ना कंपनी, सॉरी, बिजनेस का जो है ना, आप एचएमआरसी के पास सबमिट कराओगे। जितने एम्प्लॉयज होंगे उनको आपका, जाहिर बात है, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे, मैनुअली नहीं होता है वो। तो सॉफ्टवेयर में ईच एंड एवरीथिंग खुद ही होता है। P6 पेस्लिप्स भी खुद ही बनती रहती है, जनरेट होती रहती है। जब साल पूरा हो जाता है तो P60 भी बन जाता है। कुछ और फॉर्म्स होते हैं, वो अभी हम डिस्कस करते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली जनरेट होते रहते हैं, तो वो सारी चीजें आपको वहां से मिलती हैं फिर। हाँ, अगर आप बात करते हैं, आप अकेले बिजनेस में ओनर हैं और आप खुद को सैलरी दे रहे हैं, और आप एचएमआरसी के साथ पेरोल रजिस्ट्रेशन भी नहीं है आपकी, तो फिर वो सैलरीज नहीं है, वो ड्राइंग्स ही होती हैं। जिस तरह नॉर्मली, मतलब एक बिजनेस ओनर है, जैसे मेरी दुकान है, मुझे दिन के जो जो प्रॉफिट हो रहा है, मैं अपनी जेब में डाल रहा हूँ, घर ले जा रहा हूँ, तो उसका मेरे प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंडिविजुअल है, ठीक है। उसमें सारा प्रॉफिट जो तो होता ही ओनर का है।
और प्रॉफिट आपका फिर एंड पे टैक्सेबल होता है। जाहिर बात है HMRC को आपने अपनी पर्सनल टैक्स रिटर्न में शो कराना होगा और उस पर टैक्स देना होगा जो सोल ट्रेड इनकम होती है। ठीक है। ठीक है सर, एक और बात करनी थी मुझे। अगर माइक्रो एंटिटी है मिसाल तौर, तो अगर उसको फिर ये कंपनी अकाउंट में सिर्फ वो फाइल करना होगा, या मतलब साथ में HMRC को भी मतलब फाइल करना होगा? मैं दोनों अकाउंट में वो सबमिट कराएगा अपने दोनों तरफ, या सिर्फ अ, कंपनी अकाउंट फाइल कराएगा? कंपनी हाउस में मतलब एक होता है ना। अ, आपका क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, मुझे समझ नहीं आप पूछना क्या चाह रहे हैं। सर ये एक होता है ना HMRC को आप अपने सबमिट कराएं अकाउंट, एक होता है कंपनी हाउस में सबमिट कराएं अकाउंट। तो अगर एक बंदे की माइक्रो एंटिटी है, तो वो मतलब कंपनी हाउस में सिर्फ सबमिट कराएगा, या दोनों की तरफ सबमिट कराए अपने अकाउंट? अच्छा, पहले लेट मी क्लियर इट। आपकी माइक्रो एंटिटी अकाउंट है ना, चाहे माइक्रो स्मॉल है वट एवर जो भी हो, जी जी, माइक्रो एंटिटी। उसके अकाउंट्स जो होते हैं ना, अकाउंट्स वो सबमिट होते हैं कंपनीज हाउस को। ठीक है। और उस अकाउंट्स में जो प्रॉफिट आपका बना होता है ना, उस प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है, वो टैक्स जो है ना आप जमा कराते हो HMRC को। और उस टैक्स रिटर्न को हम बोलते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न या CT 600। ठीक है। तो आप अकाउंट्स जो है ना HMRC को नहीं सबमिट करते, आप कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न HMRC को सबमिट करते हो। ठीक है। और अकाउंट्स जो होते हैं ना माइक्रो एंटिटी अकाउंट्स, वो आप सबमिट करते हो कंपनीज हाउस को। ठीक हो गया। ठीक है सर, मेरा वो सवाल हो गया क्लियर। थैंक यू सर। ओके। अच्छा जी। मैं एम्प्लॉयमेंट इनकम का थोड़ा सा, अच्छा हाँ, बात याद आ गई, पहले फिर इसको हम कंप्लीट कर लें। अच्छा, उम्मीद है यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझसे किसी ने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा इससे रिलेटेड। यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी अमेंडमेंट मैं ये करना चाहूंगा। अगर तो आपकी डिविडेंड इनकम है, ठीक है, तो डिविडेंड इनकम पे जो टैक्सेस अप्लाई होते हैं वो ऐसे अप्लाई होते हैं। अगर आप बेसिक रेट बैंड के हो तो आप पे टैक्सेस अप्लाई होंगे 8.75%। और अगर आप हो हायर रेट तो होते हैं 33.75%। और अगर आप एडिशनल में जाते हो तो 39.35%। ये टैक्स रेट होते हैं सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड इनकम के। ठीक हो गया जी। मतलब आपकी जितनी भी इनकम्स हैं, ये ये जितनी भी हमारे पास ब्लू हाईलाइटेड हैं, इन पे आपके टैक्सेस अप्लाई होते हैं 20, 40, 45%। जो डिविडेंड इनकम होती है इस पे टैक्सेस अप्लाई होती हैं 8.75, अगर आप बेसिक रेट टैक्स पेयर हो। और अगर आपकी कोई इनकम 37,700 से अबव जाती है तो उस पर टैक्सेस अप्लाई होते हैं 33.75%। और अगर आप एडिशनल रेट टैक्स पेयर बनते हैं तो आपके डिविडेंड्स पे, जो 1.5 लाख से अबव वाले डिविडेंड्स होंगे, उस पे अप्लाई होंगे 39.35%। ठीक हो गया सर। अच्छा, ये तो हमारे पास बात हो गई थी। यहाँ पे मैं छोटी सी एक दो लाइनें लिखता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग को वो भी समझ आ जाएगी। अब डिविडेंड के अव्वल तो टैक्स रेट भी डिफरेंट है। और इसमें एक आप नोट पे लिख लें अपने पास कि फर्स्ट 2000 डिविडेंड्स विल बी एग्जाम। ठीक हो गया। मतलब जैसे अगर आपको 10,000 डिविडेंड मिले हैं ना, तो पहले 2,000 डिविडेंड्स पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो आपके डिविडेंड्स टोटल कंसिडर ही 8,000 डिविडेंड्स किए जाएंगे। ठीक हो गया जी। और एक दूसरा नोट भी है हमारे, ये नोट नंबर, इसको मैं 1 कर देता हूँ। नोट नंबर 2 जो हमारे पास आएगा प्यारे भाई, वो है फर्स्ट 1,000। और क्या हो गया भाईजान, 1,000 इंटरेस्ट इनकम।
ठीक हो गया सर? जी साथ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुना सर? मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ होगा कि आपको अगर टू फॉर थाउजेंड ईच टैक्स, अच्छा, ओके। फॉर ईच टैक्स ईयर नहीं, फॉर दिस टैक्स ईयर, क्योंकि नेक्स्ट टैक्स ईयर का आपको नहीं पता कि भाई क्या वो है। बट होते हैं, मुझे पहले याद है, पहले कोई 2-3 साल पुरानी अगर बात हो तो मेरे ख्याल में पहले 1000 डिविडेंड्स आपके लिए एग्जाम्प्ट होते थे, इंटरेस्ट इनकम का ऐसा कोई सीन नहीं होता था। तो ये इस तरह खेलते रहते, कभी एक चीज ज्यादा कर दे, एक चीज कम कर दे, एक चीज खत्म कर दे, दूसरी डाल देते, इस तरह की गेम चलती रहे। लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस टैक्स ईयर 2022-23 के लिए ये रूल है। मतलब इन शॉर्ट कि अगर आपके पास 25,000 डिविडेंड्स हैं तो 2,000 एग्जाम्प्ट होंगे और 500 के ऊपर ये टैक्स होगा 8.75 एंड वट। 2500 डिविडेंड्स है। हाँ, तो ये हाँ फर्स्ट 2,000 चलें। जी जी। ठीक है सर, थैंक यू। और सेम गोज फॉर इंटरेस्ट इनकम। ये थोड़ा सा टेक्निकल इस बात पे है कि अगर आपको, जैसे हम कहते हैं कि 1000 पाउंड जो है ना इंटरेस्ट इनकम आपको आई है। अब इंटरेस्ट इनकम डिपेंड करता है क्या आप बेसिक रेट टैक्स पेयर हो या हायर रेट टैक्स पेयर हो। वो आप कैसे मालूम करोगे? अगर आप कहते हो कि मेरी इनकम है 60,000 पाउंड, ठीक है, उसमें से आपने लेस करने हैं पर्सनल अलाउंस 12,570, तो आपकी इनकम बनती है 47,430। इट मींस कि आप बेसिक रेट टैक्स पेयर को फुल कंज्यूम करके हायर रेट बैंड में आओगे। 37,700 से अबव इनकम बन रही है ना आपकी, तो मतलब आप हायर रेट टैक्स पेयर हो। ठीक ठीक है, अगर आप हायर रेट टैक्स पेयर हो तो आपको 1000 जो इंटरेस्ट मिला था उसमें सिर्फ 500 जो है ना वो एग्जाम्प्ट होंगी, बाकी 500 टैक्सेबल होंगे। लेकिन अगर यही सिनेरियो में ऐसे कहूं कि आपकी टोटल इनकम बनी थी 45,000, अब आपकी टोटल इनकम बनती है 32,430, जो कि बेसिक रेट टैक्स में ही कवर हो रही है, सारी की सारी 37 से कम ही है, तो फिर आपको 1000 के 1000 डिविडेंड एग्जाम्प्ट हो। ठीक हो गया। असल में ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि जो हमारी जो सैलरी स्लैब्स होती है ना, उसमें तो सीधा सीधा ये हिसाब है कि 2.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख, और मतलब पूरी यस। ना स्लैब चेंज हो जाती है। यहाँ पे फ्लैट, यहाँ पे जो है ना सैलरी के लिए अलग टैक्सेस नहीं है। यहाँ पे आपकी जितनी भी सोर्सेज ऑफ इनकम होगी ना, उसके लिए एक ही टैक्स पैटर्न है। ठीक है। अब देखिए सैलरी का अलग है कि पहले 6 लाख आपके एग्जाम है, अगले 6 लाख जो है ना वो 2.5% है, फिर 6 लाख से 24 लाख तक की आपकी इनकम जो है 12.5% हम्म। पे वो टैक्सेबल होती है। तो वहाँ पे सैलरी के अलग स्लैब्स हैं। इंडिविजुअल जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसके अलग टैक्सेस होंगे। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं, यहाँ पे आपकी तमाम इनकम्स को एक ही लाठी से हांका जाता है। ठीक है। और उस पे आपको एक ही तरह के टैक्सेस देने होंगे, ठीक हो गया सर, बट एक्सेप्ट डिविडेंड्स। एक्सेप्ट डिविडेंड्स। एग्जैक्टली यार करेक्ट। ओके। और कैपिटल गेन्स आपने बताया ऑलरेडी। कैपिटल गेन जो है ना वो आपका पार्ट बनता है टैक्स रिटर्न का, लेकिन उस पे ये वाले टैक्सेस अप्लाई नहीं होते प्यारे भाई। हम्म। वो, अगर मैं उसको कहूँ ना तो वो थोड़ा सा एक अलग सेगमेंट है, तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर रहेगा। जी जी, वो ठीक है, सही है। है पर्सनल टैक्सेस का पार्ट बनता जरूर है, लेकिन उस पे पर्सनल टैक्सेस वाला कोई रूल अप्लाई नहीं होता, उसके अपने रूल्स एक्चुअली। हम्म। ठीक है। उसके ठीक है। रिजीव्स भी अलग हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन भी अलग हैं, उसकी रिस्ट्रिक्शंस भी अलग है। उसका इवन यहाँ पे पर्सनल अलाउंस है ना, उसकी एनुअल एग्जाम्पशन अलाउंस है, उसकी अपनी अमाउंट है जो आपके लिए एग्जाम्प्ट होती है। ठीक। ठीक है। जिस तरह हमें यहाँ पे पर्सनल अलाउंस मिल रहा है ना 12,570, अगर आपके कैपिटल गेन टैक्सेस है तो आपने जितने भी अपने एसेट्स बेचे होंगे पूरे साल में, आपको जितना गेन हुआ होता है ना, उसमें से एक रिलीफ मिलता है, उसे हम बोलते हैं एनुअल एग्जाम्पशन। ठीक है। तो वो मतलब एक डिफरेंट चीज बन जाती है, बट ऑब्वियसली सबमिट आपकी इसी टैक्स रिटर्न का पार्ट ही वो होती है। ठीक है। तो लेट्स से सर, अगर कोई आपने कोई टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो हाँ। उसमें कोई आपके पास ऐसा क्लाइंट आ गया जिसकी ये सारी टैक्सेबल इनकम्स भी हैं और उसके साथ कोई इनहेरिटेंस का पार्ट भी आ गया है, तो फिर आप क्या करेंगे? मतलब इनहेरिटेंस के लिए आप फिर किसी लॉयर से कंसल्ट करेंगे या? इनहेरिटेंस क्योंकि जो होती है ना वो आपकी पर्सनल टैक्स रिटर्न का पार्ट नहीं बनती है। ठीक है। इनहेरिटेंस टैक्स जो होती है ना वो डिपेंड करती है जो इंसिडेंट होता है ना, कि वो इंसिडेंट कब हुआ है, किस नेचर का हुआ है, क्या चीज उसमें है और उसकी टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है। तो वो लॉयर जो होता है जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन कर रहा होता है ना, वो उसी में ही वो टैक्सेस गवर्नमेंट को, एचएमआरसी को पे करता है, वो आपके पर्सनल टैक्स का पार्ट नहीं बनता एक्चुअली। हम्म,
जिस तरह अब यहाँ पे लेट्स से कि आपकी बात मैं समझ गया हूँ, आप कह रहे हो कि एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, भाई उसी टाइम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, आप टैक्स जमा कराओ, साथ ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी आपकी। यस, उसका बट टैक्स ये केयर से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ठीक है। मैं आप लोग की बात समझ गया हूँ कि आप लोग इनहेरिटेंस क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान में है ना अपने विल स्टेटमेंट भी शो करते हैं कि मेरे इतने एसेट्स पड़े हैं, फ्लैट इनका ये वो। हम पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न में ये चीजें लिखते हैं, ऐसा ही है सर। हाँ जी, जब आप टैक्स रिटर्न जमा करा रहे होते हैं पाकिस्तान की, तो हाँ। 236 सी और के जो टैक्सेस आपने पे कर दिए हुए होते हैं, वो आप वहां पे जाके अपनी रिटर्न में एडजस्ट करते हो। अच्छा, अब मैं आपको यूके का बता देता हूँ। अब हमने यहाँ बताया ना कि भाई मेरी ये सोर्सेज ऑफ इनकम थी। ठीक है जी, 96,000 मेरी इनकम बनी थी टोटल, जिसमें से हमने कहा कि 20-25 हजार जितना भी टैक्स था वो हमने आपको पे कर दिया। रिमेनिंग मेरे पास कोई 60-65 हजार पाउंड बच गए हैं। अब हम पाकिस्तान में तो ये भी बताना होता है कि 60-65 हजार आपने खर्च कैसे किए। एचएमआर यूके में ये चीज नहीं बतानी होती है। आपकी इनकम पे जितना टैक्स लगना था वो लग गया, आपने पे करते, बाकी आप उसको उड़ाते हो, जो करते हो वो आपका काम है। एचएमआरसी को उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, मतलब बस आप ना शॉर्ट सा बता दें कि लेट्स से कि इनहेरिटेंस पे अगर आपने कोई टैक्स पे किया भी है, तो आप अपनी उसको पर्सनल रिटर्न में एडजस्ट भी नहीं कर सकते हैं। बस वो ठीक। उसका कोई सरोकार ही नहीं है इससे सर। ठीक। ठीक है, पर्सनल टैक्स रिटर्न इज अर्न्ड इनकम, इनहेरिटेंस इज नॉट एन अर्न्ड इनकम। या ओके, गॉट इट। सही है। इनहेरिटेंस जाहिर बात आपको किसी एंसेस्टर से मिलती है, फादर मदर या बहन भाई या किसी दोस्त से मिल सकती है। इनहेरिटेंस उसमें होती है, उसमें एक होता है यार पोटेंशियल एग्जाम ट्रांसफर, अगर आपको ड्यूरिंग द लाइफ की कोई आपको प्रॉपर्टी या कोई एसेट गिफ्ट कर दे तो पोटेंशियल एग्जाम ट्रांसफर में आता है। जितना मुझे उसका अभी माइंड में आ रहा है, उसमें क्या होता है, अगर जिस दिन पे आपने वो गिफ्ट किया उसको, और अगर उसको 7 साल बीत गए तो फिर वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। अगर उसको 6 साल के बाद अल्लाह ना करे उस बंदे की डेथ हो जाती है जिसने गिफ्ट किया होता है, तो फिर आपको 20% टैक्स देना होता है, फिर 40, फिर 80, मतलब उतना एग्जाम्पशन आपको बनती है। मतलब जितना टैक्स बनता है ना उसमें से उस टैक्स का 20% टैक्स देना होता है, क्योंकि इनहेरिटेंस टैक्स 40% होता है यूके में। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल जितना मेरे माइंड में आ रहा है, मतलब लेट्स से होल्डिंग पीरियड आप कह रहे हैं, होल्डिंग पीरियड पे डिपेंड करता है। होल्डिंग पीरियड पे डिपेंड करता है। ठीक। ये लाइफ ट्रांसफर पे होता है, डेथ डेथ ट्रांसफर के अपने रूल्स हैं, वो डिफरेंट चीज। बट वो आपके लॉयर्स जो होते हैं ना, इनहेरिटेंस आपके लॉयर्स देख रहे थे वो, मतलब अगर मैं आपको ये सिंपल सी बात कहूँ ना, तो आपके पास कभी कोई नहीं है क्या मेरी इनहेरिटेंस टैक्स रिटर्न बना दो, बिकॉज वो ठीक। लॉयर लॉयर ही सारे कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, चलें, ठीक मतलब है मैं सर, थैंक यू। मैं जितने अपने सर्कल को जानता हूँ ना, जितने कुलीग्स दोस्त वगैरह जो मेरी इस इंडस्ट्री में है ना, मुझे लगता है कि वाहिद मैं बंदू जिसने इनहेरिटेंस टैक्स रिटर्न पे काम किया होगा, क्योंकि हम्म। हमारा जो आपने जिक्र किया किया होगा, और ने क्यों मैंने नहीं किया, लेकिन जिनको मैं जानता हूँ जिनसे मेरी इन चीजों पर डिबेट हुई है ना, वो भी लॉयर ने हमसे सजेशन मांगी थी। उसने कहा था कि आप इसकी वर्किंग हमें बना दे, बाकी हम करें, तो हमने जस्ट उस लॉयर को बैकअप सपोर्ट दी थी। ठीक। ठीक है, क्योंकि उस जिस क्लाइंट का वो लॉयर हमारे पास है तो वो हमारा ही क्लाइंट था। उसकी कंपनी अकाउंट्स भी हम बनाते हैं, पर्सनल टैक्सेस भी हम बनाते हैं, तो हमें उस क्लाइंट की नो हाउ काफी अच्छे से थी। तो दैट्स वाई उसने हमसे इंफॉर्मेशन के लिए अप्रोच किया था। उन्होंने कहा था कि हमें एक समरी आप बना दें कि भाई ये जो प्रॉपर्टी उसने ट्रांसफर कर रहे हैं, ये जो कंपनी की है, इसकी वर्थ क्या है, इसके नेट एसेट्स क्या है, मतलब इन शॉर्ट अकाउंट्स जो हम उसके प्रिपेयर किए थे उसके रिलेटेड वो हमसे डिटेल मांग रहा था। ऐसा नहीं कह सकते कि हमने उसकी इनहेरिटेंस टैक्स रिटर्न बनाई है। हमने बस क्या है थोड़ा फिर पढ़ा उसके बारे में, ओ अच्छा ये चीज होती है, ये चीज हमने मतलब एक काइंड ऑफ वर्किंग करके दी थी उसको, बाकी किया हमने कुछ नहीं था, किया ठीक। लॉयर नहीं था, और करते लॉयर ही है, अकाउंटेंट्स नहीं करते ये। वैसे एडवांस टैक्सेशन में है तो सही इनहेरिटेंस का पार्ट अभी। देखो, हम्म। देखिए वो जस्ट नॉलेज पर्पस के लिए, फिजिकल इम्प्लीकेशन हाँ। अब देखिए, मैं इस तरह काफी स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जो कि बायर हैं और वो लॉयर्स हैं। ठीक है, और अच्छा। उन्होंने कोर्स सिर्फ इसलिए पढ़ रहे होते हैं कि यार वो, क्योंकि उनका लाजमी टैक्सेस से एचएमआरसी से उनका इंटरेक्शन होता है। अब वो जो होते हैं ना, देखो मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, कॉमन सेंस की बात है। एक बंदा लॉयर है ना, उसको हर सारे रूल्स रेगुलेशन पता है कि भाई डेथ पे ट्रांसफर होगा तो क्या होता है, ये होता है। उसको सिर्फ एक चीज याद करनी होती है कि भाई इनहेरिटेंस टैक्स का रेट कितना है। ठीक है, जी जी। बाकी उसने लॉ में सारी चीजें पढ़ी होती हैं।
अब वो मेरे ख्याल में अगर एक बंदा लॉयर हो, उसने इतना कुछ पढ़ा होता है, उसे इतना सब कुछ आता, तो उसे ये नहीं पता होगा कि यार इनहेरिटेंस टैक्स का रेट जो 40% होता है। हम्म। ठीक है, तो जी दैट्स जी। वाई ये लॉयर ही 99.9% जो है लॉयर्स ही इसको डील कर रहे होते हैं। आपके मथे शायद ही कोई लगे कभी इस रिलेटेड। चलें चलें, ठीक है सर, थैंक यू फॉर योर हाँ टाइम। सर ये एक और बात पूछनी थी इसके इनहेरिटेंस से रिलेटेड, अगर आप मैं करना चाहूँ तो। जी जी, पूछे। अच्छा, तो आपके पास एक वो मतलब आप कह रहे थे क्लाइंट आया था आपको, वो कह रहे थे कि अगर वो गिफ्ट लाइफ टाइम में करे, तो उसने लाइफ टाइम में किया था गिफ्ट। अब ऐसे ही तो कुछ था ना आपका सिनेरियो, उसने जी लाइफ जी। टाइम में गिफ्ट कर दिया था। तो सर ये बात मैं पूछना चाह रहा था कि इनहेरिटेंस टैक्स में तो ये होता है ना, अगर आप लाइफ टाइम में अगर टैक्स करते हैं तो आपको फिर कुछ एनुअल एग्जाम्पशन मिलती है, फिर आपको नेशनल रेट बैंड होता है उनका भी, एक एनआरबी रेट भी होता है बैंड, हम्म तो वो भी आपको मिलता है। 3 मिलियन था, 250 मिलियन का होता है, 250 लाख का होता है, या इस तरह कुछ होता है बैंड। तो वो भी हम्म। तो उसको मिला, शायद उस वजह से उसने किया हो फिर। असल में हमारा जितना मुझे भी उस सिनेरियो को यार 4 साल पुरानी बात जितना मुझे माइंड में, वो जो कंपनी थी, उसमें एक्चुअली एक प्रॉपर्टी उस कंपनी के नाम पे थी, जो वो उस ऑनर की जो शेयर होल्डर था या जो पॉल रैना था उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी थी, लेकिन वो उसने कंपनी के नाम पे लगाई हुई थी। ठीक है, तो उसने एक्चुअली वो प्रॉपर्टी देनी थी उस बेटे को। ठीक है, अब वो ये चाह रहा था कि मैं ये घर जो हूं ना डायरेक्ट गिफ्ट कर दूं अपने बेटे को। हमने उसको ये सजेस्ट किया था कि आप ऐसे करो कि कंपनी के न्यू शेयर्स इशू कराओ और वो सारे के सारे शेयर्स आपका बेटा परचेज कर ले। अब जो परचेज कर लेगा, तो वो तो सिंपल उसने शेयर्स परचेज किए। जब शेयर्स परचेज कर ले, उसके पास कंपनी की शेयर होल्डिंग आ गई, और कंपनी की शेयर होल्डिंग में उसके पास प्रॉपर्टी भी है, तो उस पर कोई टैक्स की इंप्लीकेशन नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि उसने सिर्फ शेयर्स परचेज किए ना, ओनरशिप उसके पास आ गई है, कोई एक्चुअल कैपिटल गेन्स अकर नहीं हुआ। लेकिन उसने क्या किया, वट एवर जो भी उसके दिल में आया, उसने क्या किया, उसने वो घर जो था ना, वो अपनी कंपनी से गिफ्ट करवा दिया था, डिस्पोजल करवा दिया था, अकर करा दिया था अपने बेटे को। अब जब डिस्पोजल कराया, उसने तो एज अ गिफ्ट किया था, तो डिस्पोजल प्रोसीड जो है ना वो मार्केट वैल्यू पे जाती है, क्योंकि यूके में गिफ्ट कुछ भी नहीं होता। अगर आपने गिफ्ट किया है, तो उसकी जो वैल्यू है ना वो मार्केट वैल्यू ही कंसिडर की जाती है कि आपने मार्केट वैल्यू पे बेचा है। मतलब गिफ्ट की वैल्यू नहीं होती कोई, मतलब गिफ्ट को गिफ्ट नहीं कंसिडर किया जाता, मार्केट वैल्यू ट्रांजैक्शन कंसिडर की जाती है। तो भजन वो प्रॉपर्टी की कीमत उस वक्त 1.1 मिलियन पाउंड्स थी। ठीक है, और उसने पता नहीं किस जमाने में वो खरीदी थी, उसकी वर्थ कोई 2-2.5 लाख पाउंड की उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी, चलो इंडेक्सेशन अलाउंस वगैरह बीच में डाल के। तो उसको जो कैपिटल गेन टैक्स कंपनी को देना पड़ता, अब कंपनी भी तो उसी की ही थी ना। कंपनी को जो कैपिटल गेन टैक्स उस पे पड़ा था 19%, मुझे अब एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन अच्छा खासा कोई 38-39,000 टैक्स बना था। ठीक है, अब गिफ्ट भी हो गया, लाइफ टाइम ट्रांसफर भी हो गया, उसके बाद जब वो प्रॉपर्टी, चूंकि कंपनी उसकी भी थी, क्या कहते हैं ना, पॉल रायना की थी, जब वो डेथ उसकी हुई, तो विल स्टेटमेंट में भी ये सारी डेथ ट्रांसफर जो होनी थी ना, वो उसके बेटे को मिलनी थी। तो जब उसकी डेथ हो गई, तो उसकी कंपनी बेटे को मिल गई, तो विल स्टेटमेंट के मुताबिक सारा बिजनेस जो था नहीं कंपनी थी, वो उसके बेटे को मिल गई है। तो पॉल रैना साहब की जितनी भी नेट नेटवर्थ वो कैलकुलेट की गई थी उसकी डेथ पे, जितनी भी उसकी डेथ स्टेट थी उस पे 40% उसने आईएसटी भी फिर दिया था। तो उधर सीजीटी भी दिया, इधर आईएसटी भी दिया उसने। और अगर हमने जो सिनेरियो कहा, चलो हमें उस वक्त ये तो नहीं था पता कि उसकी डेथ होगी नहीं होगी, लेकिन उस सिनेरियो में सिर्फ उसको आईएसटी देना पड़ता, सीजीटी नहीं देना पड़ता। सर एक और बात थी कि अगर वो ड्यूरिंग सीजीटी अगर वो पे कर रहा है, उसमें सीजीटी में तो एक वो भी मिलता है ना, बीडीआर, बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ मिलता है, हम्म। शायद वो भी हो सकता है। 10 मिलियन का होता है। वो बिजनेस एसेट डिस्पोजल होता है ना, वो आप जब एक्चुअली डिस्पोज कर, तो उसने गिफ्ट किया था, अच्छा अच्छा अच्छा। नो वैल्यू पर ट्रांसफर किया था ना भाई मेरे। अच्छा, वो बिजनेस फिर एसेट मतलब नहीं डिस्पोजल, मिलेगा उसको। वो बिजनेस डिस्पोजल तब होता है ना जब आप वो उसको वो ट्रीट करते हैं मार्केट वैल्यू, उसने कोई कोई ना कोई कंसिडरेशन तो पे की होती है ना उसको। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक। ठीक है, अच्छा सर, ये हमारे पास बेसिक एक परफॉर्मर जो हमारे पास चलता है टैक्सेस के लिए, अभी जितनी भी सोर्सेज ऑफ इनकम होगी, उसका यही परफॉर्म आपके पास चलेगा। अच्छा, अब जहां तक हमने P60 का जिक्र किया, अब चूंकि हमने एम्प्लॉयमेंट इनकम को ही करना है नेक्स्ट,
मैं कुछ चीजें आपको और भी दिखा देता हूँ ताकि एम्प्लॉयमेंट इनकम के लिए आपका एक बेस बन जाए। प्लीज नो मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग सीजीटी। हम सीजीटी अभी नहीं करें प्लीज। अगर आप में से किसी का सीजीटी का क्वेश्चन है तो आप अपना हाथ नीचे कर सकते हैं। जी फरूख साहब फरमाएं। अच्छा सर, आपने वो जो डिविडेंड के बारे में कहा था 2000, फर्स्ट 2000, जी इट मीन्स आप ये अमाउंट को एड्रेस कर रहे थे? जी। ठीक। जितनी मॉनेटरी टर्म के डिविडेंड्स आपको मिले हैं उसमें पहले 2000 पाउंड जो होंगे वो एग्जेम्प्ट होंगे, रिमेनिंग टैक्सेबल। थैंक यू सर। जी साहब भाई, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, आप भी बता पूछ लें। नहीं नहीं सर, वो मैं हाथ नीचे करना भूल गया था। ओके नो सॉरी। वरीज। अच्छा, नो वरीज। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट इनकम में आपके, चलो जो रूल्स रेगुलेशन है वो तो आपको देखने, वो तो देख भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे, वो तो मसला नहीं है। जो एक एक्चुअल चीज होती है जो आपको शायद पढ़ते हुए नाम कभी मिले, ये तो वो ये चीजें होती हैं। एम्प्लॉयमेंट में 3 किस्म के डॉक्यूमेंट आपको नॉर्मली मिलते हैं। ठीक है। एक होता है P60, जो आपके टैक्स ईयर एंड पे आपको आपके एम्प्लॉयर की तरफ से इशू किया जाता है कि भाई ये आपके पूरे साल की परफॉर्मेंस रही है, परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म, कि आपकी इतनी ग्रॉस सैलरी थी, इतना उसमें से आपसे टैक्स डिडक्ट हुआ है। तो ये आप जब अपने टैक्स रिटर्न बनाते हैं तो उसमें अपनी सैलरी आप ये शो कराते हैं और ये आपका टैक्स डिडक्टेड होता है। ये आपकी पूरे P60 था जिसमें हमने देखा नाम आ जाता है, आपका NI नंबर आ जाता है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, एंड आपका जो एम्प्लॉयर होता है और उसकी डिटेल्स आ जाती है। ये इसको भी हमने डिस्कस किया कि एम्प्लॉयर पे ये रेफरेंस क्या होता है। जो आपका एम्प्लॉयर है, चाहे वो कंपनी है या इंडिविजुअल है, वो HMRC के साथ जो टैक्सेस के लिए रजिस्टर्ड है उसका एक यूनिक टैक्स रेफरेंस है या एक रजिस्ट्रेशन नंबर है या रेफरेंस नंबर है। उसका हम बोलते हैं एम्प्लॉयर पेई रेफरेंस। ठीक हो गया। और ये जिसका P60 होता है उसकी डिटेल आती है, नेम एंड एड्रेस उसका आ जाता है। ठीक है। अब इस P60 में किसी को कोई चीज कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ नहीं आई तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, एक्सेप्ट दिस पार्ट। ये पार्ट जो है ना आपके रेलिवेंट नहीं है इस वक्त। एनीवन? मैं आपको दोबारा बता दे दूं, P60 आपकी एनुअल एम्प्लॉयमेंट इनकम की एक समरी होती है, शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं। ठीक हो गया। एक फॉर्म आपको मिलता है P60, जो कि आपके पूरे टैक्स ईयर में आपकी जितनी इनकम होती है एम्प्लॉयमेंट इनकम, वो ग्रॉस सैलरी उस पर शो हो रही होती है और आपसे पूरे साल में जितना टैक्स डिडक्ट हुआ होता है वो शो हो रहा होता है। अच्छा, P60 एक्चुअली बिलोंग टू कैश रेम्युनरेशन, जो एक्चुअल जिसे हम सैलरी बोलते हैं ना, सैलरी तनख्वाह की इतनी है, बेनिफिट्स वगैरह नहीं। बेनिफिट्स एक सेपरेट चीज। लेट्स अगर आप कहते हो ना कि यार मुझे मेरी लाख महीने की तनख्वाह है और मुझे जो है ना 20,000 जो है ना हाउस अलाउंस मिलता है, 10,000 मोबाइल अलाउंस मिलता है। ठीक है। तो 20,000 घर वाला, 10,000 मोबाइल वाला, दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है। दैट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ योर P60। P60 शुड बी योर ओनली दैट वन, लाइक सैलरी इनकम, जो आपकी एक्चुअल तनख्वाह है ना 1 लाख, जिसे हम बोलते हैं ना सीधी सादी तनख्वाह, वो आपकी P60 का पार्ट बनती है। उसके अलावा जो बाकी बेनिफिट्स आपके होते हैं ना, वो आपके P60 का पार्ट नहीं होते। लेकिन अब जो वो बेनिफिट्स होते हैं ना, जो आपको जैसे हाउस अलाउंस मिल रहा है या फ्यूल अलाउंस मिल रहा है या आपको गाड़ी दी गई है कंपनी की तरफ से, या आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड की गई है कंपनी की तरफ से, ठीक है, सर, के कोई भी बेनिफिट अगर आपको प्रोवाइड किया गया है ना, तो वो भी एक्चुअली टैक्सेबल होते हैं। ठीक है। और जब वो टैक्सेबल अगर होते हैं तो वो आपके शो होते हैं, आपको P60 की तरह एक और फॉर्म दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं P11D। ठीक है। एक फॉर्म होता है जिस तरह के P60 आपको हर साल इशू किया जाता है, आपको एक और फॉर्म दिया जाता है जिसे हम P11D कहते हैं। और वो P11D क्या होता है, उसमें आपकी पूरे साल में जो जो आपको टैक्सेबल बेनिफिट्स प्रोवाइड किए होते हैं, ये मैं आपको जस्ट एक बेस बना रहा हूँ। डिटेल जो है ना वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट इनकम पहले पढ़ेंगे, क्या होती है, क्या क्या रूल्स है, क्या टैक्सेबल इनकम क्या है, एग्जाम्प्ट इनकम क्या है, वो सारी चीजें हम डिटेल में करेंगे। जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि एम्प्लॉयमेंट इनकम में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं।
एक तो P60 है सीधी सादी, उसमें आपकी ग्रॉस सैलरी आती है और आपसे टैक्स डिडक्ट हुआ तो वो होता है। अगर आपको आपकी एम्प्लॉयमेंट की वजह से कोई बेनिफिट दिया जा रहा है, फॉर एग्जांपल आपको गाड़ी दी गई है, पेट्रोल दिया गया है, आपको अगर कोई घर दिया गया है रहने के लिए, या आपको घर का अलाउंस दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं कि आप इस पे अपने लिए घर लें या उसमें रहें, आपको मोबाइल के लिए बैलेंस वगैरह दिया जा रहा है, मोबाइल दिया गया है, वो हो गया। या अगर हम बात करें मेडिकल इंश्योरेंस आपको दी जा रही है, मेडिकल आपका फ्री है, कंपनी बियर कर रही है। या हाँ, अगर आप कैश वाउचर्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं कंपनी की तरफ से कि यार ये ले आप शॉपिंग कर सकते हैं, डिस्काउंट्स हैं, ये वो डी, मतलब होते हैं ना, अक्सर इस तरह की चीजें होती हैं। तो इस तरह के जो आपको बेनिफिट्स दिए जाते हैं, वो बेनिफिट्स भी टैक्सेबल होते हैं, और वो टैक्सेबल बेनिफिट आपके शो होते हैं आपको एक और फॉर्म दिया जाता है P60 की तरह, उसे हम बोलते हैं P11D। ठीक है, तो आपको जितने भी बेनिफिट्स दिए गए होंगे तो आपकी इस P11D फॉर्म में मेंशन होंगे, उसकी मॉनेटरी टर्म मेंशन होगी कि इसकी एक्चुअल पैसों में वर्थ कितनी थी पूरे साल की। अगर मैं आपको सिंपली गो थ्रू करा दूं, इसको मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन जस्ट आपको एक बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल एसेट ट्रांसफर, अगर आपको कंपनी की तरफ से कोई एसेट वगैरह दिया गया, मतलब कार, प्रॉपर्टी, गुड्स या कोई और एसेट दिया गया हो, पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, अगर आपकी कोई पेमेंट है आपकी जगह आपकी कंपनी ने पेमेंट कर दी तो वो भी एक टैक्सेबल बेनिफिट है। वाउचर्स या क्रेडिट कार्ड अगर आपको कंपनी दिया हुआ है, लिविंग अकोमोडेशन दी गई है, माइलेज अलाउंस दिया गया है, मतलब अगर आप अपनी गाड़ी यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऑफिस के लिए, तो आपको अगर कह रहे हैं आपने जितने किलोमीटर सफर तय किया तो हम आपको एक पर किलोमीटर एक फिक्स अमाउंट आपको एज अ बेनिफिट देंगे कि आप अपनी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो वो उसकी मॉनेटरी अमाउंट आपके पास यहाँ पे लिखी होगी ये। ठीक है, आपको अगर कार दी गई है या फ्यूल दिया गया है तो उसकी यहाँ पे अपनी एक कैलकुलेशन होती है, प्रॉपर कैलकुलेशन होती है, इंशाल्लाह वो मैं आपको डिटेल में कराऊंगा, उसकी टेंशन ना लें। लेकिन अगर आप एक एम्प्लॉय है तब आपको उसकी टेंशन नहीं हो, क्योंकि वो आपकी एम्प्लॉयर की हेडेक होती है। अ, उसके अलावा अगर वैन आपको प्रोवाइड की, कार और वैन में फर्क है, जैसे मतलब कैरी डब्बा हो गया और एक या क्रोला वगैरह गाड़ी हो गई है। ठीक है, अगर वैन दी गई तो वैन के अलग रूल्स हैं। अच्छा, अगर आपको इंटरेस्ट फ्री लोन या लो इंटरेस्ट रेट पे अगर लोन मिला है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से, कंपनी की तरफ से, तो वो भी टैक्सेबल बेनिफिट आपको होता है। ठीक है, उस पर भी टैक्स लगता है। प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस, अब हम जिस बंदे का भी देख रहे हैं उसको प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस मिली थी कितनी, 1652 पाउंड, तो ये इसकी टैक्सेबल होती है। ठीक है, सेम इस तरह जितने भी आपकी क्या कहते हैं बेनिफिट्स होते हैं वो आपकी P11D की जीनत बने होते हैं। अच्छा, अब एक और फॉर्म भी आपको मिलता है, लेकिन वो डिपेंड करता है एक सिनेरियो पे ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल आप ड्यूरिंग द टैक्स ईयर अगर आप ए कंपनी छोड़ के बी कंपनी में चले गए। ठीक है, जैसे हमारा टैक्स ईयर स्टार्ट होता है 6 अप्रैल से, आपने अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने जो है ना ए कंपनी में गुजारे और आपने वहां रिजाइन देके बी कंपनी में चले गए अगस्त में, तो आपने पहले 4 महीने तो गुजारे हैं ए कंपनी में। जब आप ए कंपनी से जाएंगे तो ए कंपनी आपको देगी P45 फॉर्म। P45 फॉर्म क्या होगा? इट्स काइंड ऑफ P60 बट फॉर द पीरियड यू हैव स्पेंट इन दैट टैक्स ईयर इन दैट कंपनी। ठीक है, जो 4 महीने आपने ए कंपनी में गुजारे थे फिर आप गए थे, तो आपको ए कंपनी जो थी वो आपको उस 4 महीने का एक P60 प्रोवाइड करेगी, लेकिन वो P60 नहीं होता, उसे हम बोलते हैं P45, जिसे आप बोल सकते हैं एम्प्लॉय लिविंग सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। मतलब जब आप ए कंपनी से जुलाई के एंड पे गए तो ए कंपनी ने क्या किया, आपको एक फॉर्म दिया P45 जिसमें मेंशन था आपकी लिविंग डेट की 31 जुलाई 2022 को, जो फरूख साहब है वो हमारी कंपनी छोड़ के चले गए, और इस 4 महीने में फरूख साहब की ये ग्रॉस सैलरी थी, और इससे हमने इतना टैक्स अभी तक डिडक्ट किया था इन 4 महीनों में। ठीक हो गया, ये होता है P45 फॉर्म। अब अगर मैं आपको ये P45 फॉर्म बताऊं तो ये जो भी विशाल कुमार साहब हैं, ठीक है, इसका P45 फॉर्म है, और ये क्या है, टोटल पे टू डेट, ये उनकी पे अमाउंट थी।
मतलब जब वो गए तकरीबन मंथ नंबर 6, मतलब छठे महीने, टैक्स ईयर के छठे महीने में छोड़ के चले गए थे। मतलब अगर हम कह दो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर में वो चले गए थे, तो सितंबर तक, अप्रैल से लेकर सितंबर तक उनको इतनी सैलरी मिली थी और इतना उनसे ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हो चुका। ठीक है, तो ये आपका एक एम्प्लॉय लिविंग सर्टिफिकेट हो। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन इन 3 फॉर्म में? ये जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू दिया, मैंने आपको डिटेल में कुछ नहीं कराया। हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट इनकम पढ़ेंगे, उसके रूल्स और रेगुलेशन सारी चीजें हम कवर करेंगे और ये फॉर्म्स को डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। एंड देन हम इस पे पहले खुद ही वर्किंग करेंगे, खुद ही टैक्स कैलकुलेट करेंगे, देन फिर इंशाल्लाह हम इसको सॉफ्टवेयर पे भी ले जाएंगे। तो अब इस चीज की आप टेंशन ना ले, ठीक? जी साथ साथ। सर बस एक छोटा सा सवाल है कि लेट्स से कि जो एम्प्लॉयर है आपका, उसने आपको P46 देना है, तो वो आपको टोटल 12 मंथ का देगा, या वो सिर्फ उस टेन्योर का देगा जिस टेन्योर में आपने उसके साथ काम किया है, इन केस अगर उस एम्प्लॉय के पास P45 ऑलरेडी है? मुझे आपकी बात की समझ नहीं है, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब अगर एक एम्प्लॉय है, उसने दो कंपनीज में काम किया है, कंपनी ए में और कंपनी बी में, ठीक है, हम्म, कंपनी ए से उसने P45 ले लिया और कंपनी बी हाँ। से P46 लेना है, तो P46 जो है वो P46 तो नहीं है, P60। P60 सॉरी। हाँ हाँ। तो जो एम्प्लॉयर है P60 वाला, वो उसको पूरे साल का देगा या सिर्फ उस टेन्योर का देगा जिसमें उसने काम किया उस कंपनी में? एक्चुअली P60 डिपेंड करता है कि आप टैक्स ईयर एंड पे अगर आप उधर एम्प्लॉई है तो आपको P60 मिलता है, फिर बेशक आप एक महीना ही क्यों ना रहे। ठीक है, बिकॉज P60 का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल साथ साहब जो है ना, इस टैक्स ईयर के एंड तक, मतलब 5 अप्रैल 2023 तक अगर हम बात करें इस टैक्स ईयर की, हमारे साथ जितना अरसा रहे हैं उनको हमने जितनी तनख्वाह दी है वो इतनी है, और साथ साथ से हमने जितना टैक्स डिडक्ट किया है वो इतना है, बेशक वो एक महीने का है, एक दिन का है, या 12 महीनों का। मेक सेंस? हाँ जी सर। नहीं, बस कंफ्यूज अगर है तो पूछ लें। मैं बेसिकली ये पूछना चाह रहा हूँ कि लेट्स से कि जनवरी से लेके जून तक मैंने कंपनी ए में काम किया है और जुलाई से लेके दिसंबर तक कंपनी बी में काम किया है। हाँ अब कंपनी बी ने मुझे P60 देना है, वो हाँ मुझे हाँ। जुलाई से दिसंबर तक का देगा, या P45 में जो टेन्योर वो ऑलरेडी लेके आ चुका अच्छा, है? मैं आपकी बात समझ गया। वैसे आइडियल सिचुएशन जो होती है ना, आपको जो आपका बी कंपनी जो होगी ना, बी, वो आपको P60 देगा पूरे साल का। वो कैसे? कि वो इन दिस एम्प्लॉयमेंट, मतलब बी कंपनी से आपने जो इनकम अर्न की है वो ये आएगी, और इन प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे वो आपकी P60 P45 की फिगर्स भी लिखेगा। जो आप P45, जाहिर बात है बी कंपनी को दोगे तो ना कि भाई ये मेरे P45 में पिछली कंपनी छोड़ के आ गया हूँ। ठीक बस हो गया? ठीक है सर, थैंक यू सो मच, अब तो क्लियर हो गया पॉइंट। आइडियली होना ऐसे चाहिए, होता भी ऐसे है, बट यू मे फेस द केस कि जो बी कंपनी है वो, उसको या P45 मिला नहीं होगा, या उसने बॉदर नहीं किया होगा कि वो आपकी P60 में आपकी P45 की फिगर्स भी शामिल करो। ठीक हो गया सर। लेकिन आइडियल सिचुएशन में अगर P45 दिया गया है बी कंपनी को, तो वो लाजमी ये है, देखिए नजर भी आ रहा है, इन प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट। जी ठीक जी। है, तो यहाँ पे आपके पास P45 वाली फिगर्स है कि जो पिछली एम्प्लॉयमेंट थी इसी टैक्स ईयर की, उसकी ग्रॉस इनकम इतनी थी और इतना टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ था उससे। ठीक है, ठीक है सर। डन। चले गाइस, मिलते हैं इंशाल्लाह से नेक्स्ट क्लास में, फिर नेक्स्ट वेडनेसडे को। उम्मीद है आप लोगों को ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होगी जितना आज हमने किया। आई नो स्टार्ट में थोड़ा सा चीजों को समझने में, वो एक फ्लो में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट डोंट वरी, इंशाल्लाह वी विल टेक केयर ऑफ इट। आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्लियर किए जाएंगे। जी फारूक साहब। सर माजरत, आखिर में एक सवाल ये है आपसे कि रमजान की टाइमिंग हमारी क्या होगी? अह, यार बाज़ाहिर तो यही है, लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ, मैं ये सोच सर लेट ये, कर ले थोड़ा। क्योंकि नेक्स्ट क्लास रमजान में ही होगी सर। हाँ यार ये तो अच्छा है, आपने याद भी दिलाया, हालांकि मेरे माइंड में था। 10:30 रख लो, 10:30 से 12।
जी जी, कोई बात, मुझे तो मसला नहीं है सर। अच्छा, एक सेकंड, ऐसे करते हैं ना, आ, कोई बोले ना, मैं आपको खुद ही बताता हूँ। आप लोग, अगर आप लोग 10:30 से 12 बजे तक के टाइम पे राजी हैं तो आप अपना हाथ खड़ा कर लें, रेज हैंड का ऑप्शन यूज कर लें। अच्छा, मेजोरिटी लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया है, तो आप लोग की क्या सजेशन है? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि वो तरावी का टाइम भी बीच में कवर हो जाए, तरावी के बाद ही करें, क्योंकि जाहिर बात है सर जी 10:30 से 12 तो बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगी? ये कौन बोला है वो, गायब बना के डिस्कस करें ना। अच्छा एक सेकंड, सॉरी मैंने हाथ रेज नहीं किया। मैं सर साथ साथ बात कर रहा हूँ। जी, साथ साथ फरमाए। मैं कह रहा था ये 10:30 वाला टाइम थोड़ा सा मुश्किल नहीं हो जाएगा? अच्छा, तो आपके ख्याल में क्या टाइम होना चाहिए सर? मैं तो कह रहा हूँ यही रहने दें। सर इसमें मुश्किल हो जाएगा, इस टाइम तो वैसे बस हुई होती है। यार रमजान में अब बात ऐसी है कि चले फिर ऐसे करते हैं, मैं ऑथेंटिक आंसर अभी इसलिए नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं मैनेजमेंट को कह दूंगा कि वो फिर जो टाइम डिसाइड कर लेना, ताकि ना मेरी हो ना, मतलब वो एक न्यूट्रल वेन्यू पे आके मिले। तो मेरे ख्याल में मैं तो ये कहता कि 10 से 11:30 कर लेते हैं। सर सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये 10 वाला जो टाइम है ना, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मेरे बच्चे हैं छोटे और उन्होंने सुबह स्कूल जाना होगा, तो ये बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। अच्छा, तो फिर आप कह रहे कि 9:30 से या जो या 9 से 11 कर लें, 9:30 से, मतलब थोड़ा अर्ली कर लें, 9 से 11 तक कर लें। 9:30 तभी भी मैम हमारी क्लास होती सर है। उस टाइम नमाज और उसके बाद तरावी पढ़ के मुश्किल से 9 बजे तक फ्री हुआ जाएगा। एनी हाउ ऐसे कर लेते हैं ना, मैं आप लोग की जो क्यूरीज है ना, जो वो या सर ग्रुप, दिन शाम का टाइम रख ले कोई, अगर इफ पॉसिबल तो। सर सर अगर एक एक बंदे की चॉइस पे अगर टाइम होना, फिर तो कभी भी ये नहीं आ सकता ना। नहीं सर, हम तो कह रहे हैं कि रात का जो भी हो सूटेबल है, पूरी रात में जो मर्जी हो। लेकिन जैसे मैडम को प्रॉब्लम है तो, लेकिन 9 बजे तो फिर सर नमाज और तरावी वगैरह का टाइम हुआ करेगा तो। चले, मैं जो ना मैनेजमेंट से डिस्कस करता हूँ, तो उनसे फीडबैक लेते हैं कि यार वो क्या कहते हैं, तो आप लोग से डिस्कस कर लेंगे। तो देखते हैं फिर जो होगा वही करते हैं। या तो सेम टाइम रहेगा जो अभी चल रहा है 9:30 से 11, या यही रहेगा, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो भी हुआ तो वो करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप से फिर इंशाल्लाह रिवाइज टाइम पे ही मुलाकात होगी, क्योंकि इंशाल्लाह रमजान होगा। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर।